साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकबेथ। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है दोस्तों। अगर हम इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज की बात करें तो जिसमें हमारी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ होगी। ओथेलो के ऊपर हम पहले भी 2-3 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जा कर के उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये इनकी जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं इनसे रिलेटेड हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं साथियों। तो आज हम लोग जो मैकबेथ में डिस्कस करेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे और साथ ही साथ इसकी हिंदी स्टोरी को डिस्कस करेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं, और शुरुआत होगी हमारी इनके कैरेक्टर से। थोड़ा सा हम इस पूरे के पूरे ट्रेजेडी के जो हमारा ट्रेजिक प्ले है मैकबेथ, इसके कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हमारा होगा डंकन, यानी कि राजा डंकन, जो कि स्कॉटलैंड के राजा दिखाए जाते हैं। अगर हम किंग डंकन की बात करते हैं तो ये स्कॉटलैंड के एक बहुत ही अच्छे, परोपकारी, गुणवान और दूरदर्शी शासक दिखाए जाते हैं, राजा दिखाए जाते हैं। राजा डंकन के 2 बेटे होते हैं, जिनमें से बड़े बेटे का नाम मैल्कम होता है और छोटे बेटे का नाम डोनाल्वेन होता है दोस्तों। लेकिन क्या होता है इसमें एक ट्रैजिक हीरो भी इस प्ले में दिखाया जाता है। ट्रैजिक हीरो जो होता है वो मैकबेथ दिखाया जाता है, और मैकबेथ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। ये क्या करता है कि खुद स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए किंग डंकन की हत्या कर देता है। ओके, तो ये तो थोड़ा सा डंकन के बारे में हमने किंग ऑफ स्कॉटलैंड के बारे में बताया। मैंने क्या बताया, मैल्कम कौन है? तो मैल्कम जो होता है वो राजा डंकन का बड़ा बेटा होता है, और जो डोनाल्वेन होता है वो राजा डंकन का छोटा बेटा दिखाया जाता है। तो चलो थोड़ा सा मैल्कम के बारे में भी जान लेते हैं कि ये आखिर इसका प्ले में क्या रोल है। मैल्कम ये राजा डंकन का बड़ा पुत्र है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यही डंकन के सिंहासन का उत्तराधिकारी है, और डोनाल्वेन इसका छोटा भाई है। अंत में मैकबेथ को उखाड़ फेंकने के लिए जो है समर्थन देने के बाद सिंहासन हासिल भी कर लेता है। ये कौन? मैल्कम। किसकी मदद से? मैकडफ की मदद से। और दूसरा अगर हम बात करें कि ये कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर यानी कि स्कॉटलैंड के एक ऐतिहासिक राजा हुआ करते थे, जिनका स्कॉटलैंड पर ही वो राज करते थे, मैल्कम थर्ड, उन पर आधारित है। और वहीं से विलियम शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर को उठाया है, मैल्कम कैरेक्टर को। मैकडफ मैकबेथ के सिर के साथ प्रवेश करता है। यहाँ पे क्या करता है हम पहले भी बता चुके हैं कि मैकडफ ही मैकबेथ को मारता है, और जब मारता है तो उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और उसके सर को हाथ में लेकर के प्रवेश करता है। और उसी समय इस मैल्कम को, किसको? डंकन के बड़े बेटा मैल्कम को राजा घोषित कर देता है पिता की हत्या के बाद। और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जो मैल्कम और डोनाल्वेन होते हैं, जब इनके पिता राजा डंकन की हत्या हो जाती है तो हत्या होने के बाद में वह और उसका भाई दोनों स्कॉटलैंड को छोड़ करके भाग जाने का फैसला करते हैं। यानी कि जब उसके पिता की हत्या कर दी जाती है मैकबेथ के द्वारा, तो उसका भाई स्कॉटलैंड से, दोनों ही भाई स्कॉटलैंड से भागने का फैसला करते हैं। इसमें से जो डोनाल्वेन होता है वो आयरलैंड के लिए भाग जाता है, और जो मैल्कम होता है वो खुद इंग्लैंड चला जाता है। तो याद रखना, मैल्कम कहाँ भाग करके जाता है? इंग्लैंड। और डोनाल्वेन कहाँ जाता है? आयरलैंड जाता है। तो ये तो हमने थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी आपको दे दी किंग डंकन के बारे में, मैल्कम के बारे में, डोनाल्वेन के बारे में। ये कुछ मेन कैरेक्टर हैं, इनके बारे में ज़रूर ध्यान बनाए रखिएगा। दूसरा थोड़ा सा समझ लो डोनाल्वेन कौन है। हमने क्या बताया, डोनाल्वेन कौन है, यानी कि मैल्कम का छोटा भाई हो गया फिर, और जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड यानी कि राजा डंकन है उनका छोटा पुत्र हो गया। और अपनी पिता की मृत्यु के बाद ये डोनाल्वेन कहाँ भाग जाता है? आयरलैंड भाग जाता है। और इस कैरेक्टर को भी स्कॉटलैंड के एक ऐतिहासिक राजा हुआ करते थे, डोनाल्ड थर्ड, उससे उन पर आधारित है, अर्थात विलियम शेक्सपियर ने वहीं से इस कैरेक्टर को उठाया है। दूसरा,
एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर की अब हम बात कर लेंगे, और वो फेमस कैरेक्टर हमारा कौन सा है? मैकबेथ। बिल्कुल मत भूलना, जितनी बार मैं बताऊं उसकी हर एक चीज़ को नोट करते जाना। अगर हम मैकबेथ की बात करें तो ये कैप्टन दिखाया जाता है डंकन के आर्मी में, और ये थेन यानी कि थेन का मतलब होता है लॉर्ड, ये थेन ऑफ ग्लेमिस दिखाया जाता है, और बाद में इसको थेन ऑफ काउडर भी बना दिया जाता है। हम इसके बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा ऐसे ही समझ लो पहले मैकबेथ को। और एक मैकबेथ ही इस पूरे ट्रेजिक प्ले का ट्रेजिक हीरो दिखाया जाता है, ठीक है, मैकबेथ। तो ये क्या है? एक स्कॉटिश जर्नल है। थेन ऑफ ग्लेम्स दिखाया जाता है, और बाद में ये थेन ऑफ काउडर भी बनता है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूं, मैकबेथ की पत्नी का नाम जो होता है वो लेडी मैकबेथ होता है। मैकबेथ जब युद्ध से वापस आ रहा होता है तो 3 चुड़ैलें जो होती हैं वो भविष्यवाणी करती हैं कि वह एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। तो मैकबेथ इस प्ले का जो ट्रैजिक हीरो तो दिखाया ही जाता है, साथ ही साथ मैकबेथ राजा डंकन की हत्या करके स्कॉटलैंड का राजा भी बन जाता है। और इस प्ले में अगर मैं बात करूं तो मैकबेथ एक डंकन की आर्मी का बहुत ही बहादुर सैनिक और एक शक्तिशाली व्यक्ति दिखाया जाता है, लेकिन वह गुणवान व्यक्ति नहीं कह सकते हो इसको। गुणवान व्यक्ति इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि ये महत्वाकांक्षी होता है और अपने ही राजा की हत्या करके वो सिंहासन पर बैठ जाता है, यानी कि वह स्कॉटलैंड के राजा बनने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए स्कॉटलैंड के राजा डंकन की ही हत्या कर देता है। इसलिए इसको गुणवान हम नहीं कह सकते मैकबेथ के लिए। दूसरा, एक मेन कैरेक्टर हम बात करेंगे किसकी? बैंको की। यानी कि हम बैंको को इसलिए एक साथ लेकर के आ रहे हैं क्योंकि मैकबेथ और बैंको दोनों ही जो है जनरल दिखाए जाते हैं किंग्स की आर्मी में, यानी कि जो राजा डंकन की आर्मी होता है उसमें ये जनरल दिखाए जाते हैं। और ये जब युद्ध करके वापस लौट रहे होते हैं मैकबेथ और बैंको, तो इन्हीं को 3 चुड़ैलें रास्ते में मिलती हैं, तो यानी कि 3 विचेज हम जिनको कह सकते हैं। तो बैंको के बारे में ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि आखिर ये बैंको कौन है। तो एक कैरेक्टर जरूर याद रखना है। हमने कौन कौन से डंकन की बात की, मैल्कम की बात की, डोनाल्वेन की बात की, मैकबेथ की बात कर ली। अब हम बता रहे आपके बारे में बैंको के बारे में। ये बैंको कौन था? बैंको जो है वो जनरल दिखाया जाता है राजा डंकन की आर्मी में, और ये थेन ऑफ लॉवर भी दिखाया जाता है, थेन ऑफ लुकेवर भी दिखाया जाता है दोस्तों। अब ये भी अपने दोस्त मैकबेथ की तरह बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है, जैसे मैकबेथ वैसे ही बैंको। ये दोनों ही बहुत बहादुर सैनिक होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितना शक्तिशाली जो है बहादुर सैनिक और शक्तिशाली व्यक्ति मैकबेथ दिखाया जाता है, उतना ही बैंको भी दिखाया जाता है। जब मैकबेथ और बैंको दोनों युद्ध से वापस आ रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात जंगल में 3 चुड़ैलों से होती है, 3 बिचेस से होती है। और जब ये चुड़ैलें मैकबेथ के बारे में ये भविष्यवाणी कर रही होती हैं कि मैकबेथ जो है वो आने वाले समय में स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, तभी बैंको ने चुड़ैलों से ये कहा जानने की उत्सुकता जताई थी कि उसने भी पहले तो ये हंसी में समझता रहा, लेकिन बाद में सोचा बैंको ने कि लाओ हम भी पूछते हैं कि हमारे बारे में कुछ है, कोई भविष्यवाणी है। तब बेचेज बैंको के बारे में भविष्यवाणी करती हैं कि वह स्कॉटलैंड का राजा कभी नहीं बन सकता, लेकिन उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और एक भविष्यवाणी करती हैं कि वो स्कॉटलैंड का राजा कभी नहीं बनेगा, लेकिन उसका बेटा जो कि फ्लेंस दिखाया जाता है, आगे हम चर्चा करेंगे फ्लेंस के बारे में, जो कि बैंको का बेटा होता है, यानी कि बैंको के जो उत्तराधिकारी होंगे, जो बेटा होगा वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। किसके बाद? मैकबेथ के बाद। ये दोनों यहाँ से फिर ये भविष्यवाणी सुनकर के ये दोनों मैकबेथ और बैंको यहाँ से चल जाते हैं। जब बिचेज की भविष्यवाणी सत्य हो जाती है, इससे पहले बिचेज जो हैं वो थेन ऑफ काउडर बनेगा, ये भी भविष्यवाणी करती हैं। जब उसे थेन ऑफ काउडर बना दिया जाता है तो मैकबेथ को विश्वास होने लगता है कि वास्तविकता में कहीं ऐसा तो नहीं कि बिचेज की सभी भविष्यवाणियाँ सही हो जाएं और हमको स्कॉटलैंड का राजा बन जाए। तो मैकबेथ को डर सताने लगता है कि अब जब ये स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है, बनने के बाद में इसके मन में एक डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मैं तो राजा बन गया, लेकिन इसके बाद में बैंको के पुत्र राजा बनेगा, यानी कि फ्लेंस जो है वो भविष्य का राजा होगा।
स्कॉटलैंड में। तो ये मैकबेथ के अंदर एक डर सताने लगता है और उसके बाद इंग्लैंड के सिंहासन पर बैंको का बेटा बैठेगा, ऐसा डर उसके मन में बैठ जाता है। तो वह एक दिन क्या करता है कि बैंको और उसके बेटा, जिसका नाम होता है फ्लिंस, ओके, को महल में दावत के लिए बुलाता है, जहाँ बैंको की यानी कि फ्लिंस के पिता बैंको की हत्या करा दी जाती है, लेकिन उसका जो बेटा होता है फ्लिंस, वो वहाँ से बच करके भाग जाने में सफल हो जाता है। इसके बाद मैकबेथ को बैंको का भूत भी दिखाई देता है। तो आगे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने बैंको के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा किया है। जब हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताते भी चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, मैकडफ की, कि आखिर ये मैकडफ कौन है। मैकडफ अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है और ये थेन ऑफ 5 दिखाया जाता है, यानी कि किंगडम ऑफ 5 का थेन दिखाया जाता है। 5 स्कॉटलैंड का एक काउंटी क्षेत्र है। ओके, हम आगे इसको बहुत ही डिटेलिंग लेकर के चलेंगे मैकडफ के बारे में। फिलहाल यहाँ पर मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, ओके, मेंटीथ और एंगस एवं कैथनस, ये सभी ऑल नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड दिखाए जाते हैं। अर्थात लेकिन इतना कम किसी के बारे में बताएं तो मज़ा नहीं आएगा, तो हमने कितनी जानकारी दी। मैकडफ एक थेन ऑफ 5 दिखाया जाता है। 5 का मतलब 5 एक जगह है, अर्थात किंगडम ऑफ 5 कह सकते हो, या 5 स्कॉटलैंड का एक काउंटी क्षेत्र भी बोला जाता है। तो मैकडफ एक महानायक और नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैकडफ का जन्म जो है वो सिजेरियन के थ्रू होता है। ध्यान रखना, मैकडफ और मैकबेथ दोनों में युद्ध भी होता है, जिसमें मैकडफ जो होता है वो मैकबेथ का सर काट देता है और सर काट करके मैल्कम के पास ले जाता है। यानी कि मैं ये कहूँ कि मैकबेथ जो है वो किसके द्वारा मारा जाता है, तो मैकडफ के द्वारा। अब क्वेश्चन ये है, मैकडफ किसको मार देता है अंत में, मैकबेथ को मार देता है। तो मैकबेथ अपने आप में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद में हम और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, लेनॉक्स की। ये स्कॉटलैंड का एक जो है नोबलमैन दिखाया जाता है, स्कॉटिश नोबलमैन होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। रॉस भी जो है ये भी एक स्कॉटिश नोबलमैन दिखाया जाता है, और ये लेडी मैकडफ का कजिन दिखाया जाता है। रॉस जो है वो लेडी मैकडफ का क्या है, कजिन है, एक चचेरा भाई है। ये मैकबेथ को एक खबर भी सुनाता है कि राजा डंकन ने किसको, मैकबेथ को, ध्यान रखना कि मैकबेथ को राजा डंकन ने थेन ऑफ काउडर बना दिया है। तो इतना सा रोल रहता है, बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, लेकिन हमने ये कैरेक्टर माइनर कैरेक्टर भी इसलिए लिखे हैं, कभी कभी जो पेपर में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं होते हैं उनको भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान बनाए रखना है कि लेनॉक्स जो है, रॉस है, या मेंटीयथ है, एंगस है और कैथनस है, ये सब कौन से प्ले के कैरेक्टर हैं और ये क्या हैं, तो ये सभी ऑल नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड दिखाए जाते हैं। इसके बाद अगला हमने क्या बताया, फ्लिंस के बारे में बताया। ये फ्लिंस कौन होता है, फ्लिंस जो होता है वो बैंको का बेटा दिखाया जाता है। कौन, फ्लिंस, ये बैंको का बेटा होता है और मैकबेथ के द्वारा किए गए हत्या के प्रयास से बच जाता है, क्योंकि जब बैंको और इसका बेटा फ्लिंस दोनों मैकबेथ के यहाँ दावत खाने जाते हैं तो मैकबेथ के द्वारा इनको मरवा दिया जाता है, मरवाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें बैंको मारा जाता है, लेकिन इसका बेटा जो फ्लिंस होता है वो बच निकलने में सफल हो जाता है। और इसी बीच फ्लिंस के बारे में 3 विचेस ने घोषणा भी की थी कि अच्छा, इनको मरवाता क्यों है, वो इसलिए मरवाता है क्योंकि जो 3 विचेस होती हैं वो फ्लिंस के बारे में घोषणा कर चुकी थी कि मैकबेथ के बाद इसको स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, तो इसलिए वो फ्लिंस को मरवाना चाहता है। कौन, मैकबेथ। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है सिवाड़। ये सिवाड़ कौन था, सिवाड़ जो होता है वो अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड दिखाया जाता है। ओके, कौन दिखाया जाता है, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। अब ये नॉर्थम्बरलैंड क्या होता है, बेसिकली थोड़ा सा समझ लो, और जनरल इन द इंग्लिश फोर्सेस, जो इंग्लिश फोर्सेस सेना होती है उसमें जनरल दिखाया जाता है। कौन, सिवाड़। और इसका एक यंग सिवाड़ होता है, यंग सिवाड़ क्या होता है, वो सिवाड़ का बेटा दिखाया जाता है। सिवाड़ और यंग सिवाड़ दोनों बाप बेटे दिखाए जाते हैं।
अगर हम यंग सेबार्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ही इज द सन ऑफ सेबार्ड, और जो सन ऑफ सेबार्ड यानी कि जो इसका पिता सेबार्ड होता है वो जनरल इन द इंग्लिश फोर्सेस, जो इंग्लिश फोर्सेस इंग्लिश सेना होती है उसमें जनरल दिखाया जाता है। और ये मैकबेथ को किल्स करता है इन द फाइनल बैटल, अर्थात मैकबेथ किल्स हिम, जो मैकबेथ होता है वो इसको यंग सेबार्ड को मार देता है। माफ करिएगा, कौन मार देता है, मैकबेथ मारता है किसको, यंग सेबार्ड को मार देता है जब भी फाइनल बैटल होता है। एक्चुअली ये कहानी वहाँ पर वो दृश्य है कि जब मैकबेथ के किला पर आक्रमण करने के लिए सैनिकों के द्वारा जो बिन्नम वुड होता है, बिन्नम का जंगल होता है, उसमें से जो सैनिक होते हैं वो अपने ऊपर पत्तियों में छिपा करके जंगल की उसके किले की ओर बढ़ रहे होते हैं, पैलेस की महल की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी जब सैनिकों ने बिन्नम वुड में प्रवेश किया और तभी जो मैल्कम होता है जो कि किंग डंकन का बड़ा बेटा, वो मैल्कम सेबार्ड और उसके पुत्र युवा सेबार्ड को मैकबेथ के खिलाफ पहली बटालियन का नेतृत्व करने का आदेश देता है। तो बस इनका सिर्फ इतना सा रोल रहता है प्ले में। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे जो है सन ऑफ मैकडफ भी दिखाया जाता है। इसके बाद एक इंग्लिश डॉक्टर होता है, स्कॉच डॉक्टर होता है, फिर सर्जेंट दिखाया जाता है, पोर्टर, ओल्ड मैन और लेडी मैकबेथ। यहाँ पर एक लेडी मैकबेथ के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि लेडी मैकबेथ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रैजिक हीरोइन दिखाई जाती हैं इस प्ले की। और ये इस प्ले में जो लेडी मैकबेथ होती हैं वो जो हीरो होता है, ट्रैजिक हीरो होता है इस प्ले का मैकबेथ, उसकी पत्नी दिखाई जाती हैं। लेडी मैकबेथ भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं। ओके, तो इसमें अगर हम लेडी मैकबेथ की बात करें, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और भयावह महिला पात्रों में से एक दिखाई जाती हैं। ये भी एक महत्वाकांक्षी महिला है और राजा डंकन की हत्या करने के लिए मैकबेथ को बहुत ज़्यादा उकसाती हैं, प्रेरित करती हैं। लास्ट में ये पागल हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, बस इतनी सी कहानी है, और भी आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिटेलिंग चैप्टर। अभी तो मैं सिर्फ आपको कैरेक्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। तो और इसके बाद लेडी मैकबेथ के बाद लेडी मैकडफ। लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ की पत्नी है और लेडी मैकडफ जो हैं वो मैकडफ जिसके द्वारा मैकबेथ की हत्या की जाती है उनकी पत्नी है। अब लेडी मैकबेथ की परिचारिका कौन कौन होती हैं, जेंटलमैन दिखाए जाते हैं, अटेंडिंग ऑन अ लेडी मैकबेथ। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे हेकेट। अब हेकेट कौन होती है, हेकेट जो है वो 3 चुड़ैलें की एक रानी दिखाई जाती है, यानी कि इन तीनों बिचेज की रानी होती है। उस रानी को क्या कहेंगे, हम हेकेट्स कहेंगे, अर्थात हेकेट। और दो 3 बिचेज, उसकी जो 3 बिचेज की क्या दिखाई जाती है, लॉर्ड दिखाई जाती है। जेंटलमैन, ऑफिसर्स और सोल्जर्स, मर्डरर्स, अटेंडेंट्स और मैसेंजर्स, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब 3 बिचेज के बारे में जान लीजिएगा। ये वही 3 चुड़ैलें हैं जो आकर्षण मंत्रों और भविष्यवाणियों का उपयोग करके मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा बनने की भविष्यवाणी करती हैं। इन तीनों बिचेज की भविष्यवाणी के द्वारा ही मैकबेथ राजा डंकन की हत्या कर देता है, और इन तीनों बिचेज की जो रानी होती है वो रानी यानी कि क्वीन हेकेट कहलाती है। तो हेकेट के बारे में और 3 जो बिचेज होती हैं, जादूगरनियाँ होती हैं, उनके बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब बैंको जब मर जाता है तो बैंको का प्रेत, बैंको का घोस्ट दिखाई देता है, भूत दिखाई देता है, किसको, मैकबेथ को। तो ये थोड़ी सी कहानी थी। ओके, इसके बाद में मैं थोड़ा सा और बेसिक जानकारी ये दूं, एक्ट वाइज सीन की बात करते हैं तो टोटल इस पूरे के पूरे प्ले में, मैकबेथ प्ले में 5 एक्ट हैं और 28 सीन हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 एक्ट और 28 सीन। अगर हम पहले एक्ट की बात करें तो 7 सीन दिखाए जाते हैं, दूसरे एक्ट में 4 सीन होते हैं, थर्ड एक्ट में 7 सीन होते हैं, और फोर्थ एक्ट में 3 सीन और फिफ्थ में 8 सीन दिखाए जाते हैं। इस तरीके से इस प्ले में टोटल एक्ट कितने हैं, 5, और सीन कितने हैं, 28। इसके बाद अगर हम ये पूछें कि सबसे बड़ा सीन कौन सा होता है, तो दी लार्जेस्ट सीन कौन कौन से होते हैं, एक्ट 1 का सीन 3rd, एक्ट 3rd का सीन 4th और एक्ट 4th का सीन 3rd। ये लार्ज और शॉर्टेस्ट सीन, सबसे छोटा सीन कौन सा दिखाया जाता है, सीन 1। कौन सा, एक्ट 1 में सीन 1 और एक्ट 5 में सीन 6।
ये हमारे सबसे छोटे शॉर्टेस्ट सीन दिखाए जाते हैं। अब क्लियर हो गया, ये तो थे। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा हम अभी सारी चीज़ें डिस्कस कर ही चुके हैं कि एक्ट 1 में आखिर क्या होता है, इसके बाद एक्ट 2 में कौन कौन सी कहानी चलती है, एक्ट 3 में कौन कौन सी कहानी चलती है, एक्ट 5 और 4th और 5th में कौन कौन सी कहानी, ये कहानी मैं अभी अभी बता ही चुका हूँ। दूसरा आप ये समझ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि इस प्ले में जो सीन दिखाए जाते हैं वो स्कॉटलैंड में कहाँ कहाँ के दिखाए जाते हैं, इनको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, लाइन से लिख लीजिए। डेजर्ट प्लेस, अ हीथ, अ कैंप नियर फोर्स। ये फोर्स क्या होता है, फोर्स जो है वो डंकन का पैलेस दिखाया जाता है, डंकन के महल को फोर्स, जहाँ डंकन रहता है उस महल का नाम है। अगला कैवर्न अगला बिफोर एंड इन द रूम्स ऑफ द कैस्टल ऑफ डंकन। इसके बाद नियर बाई काउंटी एंड बैटलफील्ड। इतनी जगह से सीन उठाए जाते हैं। अब थोड़ा ये समझ लीजिएगा, ये फोर्स क्या है, डंकन का पैलेस है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, पैलेस होगा प्लेस नहीं। दूसरा इन्वर्नेस जो दिखाया जाता है, इन्वर्नेस किसके पैलेस, किसके महल का नाम होता है, ये मैकबेथ के कैस्टल का नाम होता है इन्वर। ओके, इन्वर्नेस कहीं लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि मैकबेथ के कैस्टल, मैकबेथ के पैलेस यानी कि महल का नाम क्या था, तो वो उस महल का नाम था इन्वर्नेस। और 5 जो था, 5 जो है वो मैकडफ के कैस्टल का नाम था। किसका, मैकडफ का जो किला था, मैकडफ का जो महल था उसका नाम था 5। और इसके बाद में एक और किले की बात करेंगे, बड़ा प्यारा सा किला है, ओके, डंसिनेन। कौन सा, डंसिनेन जो है वो भी मैकबेथ का ही किला है। कौन सा है, और डंसिनेन था क्या, डंसिनेन एक प्रकार की क्या थी, हिल्स हैं जहाँ पर मैकबेथ का क्या है, किला है। ठीक है, डंसिनेन ध्यान रखना। तो ये तो कुछ किलों के नाम हो गए जिनको आपको याद बनाए रखना है। अब एक बार तेजी से मैकबेथ को एट अ ग्लेंस देख लीजिएगा, एक नज़र में क्या है। अगर हम प्ले राइट की बात करते हैं, देखिए एक बार प्ले राइट की स्पेलिंग भी पूछी गई थी, ध्यान रखिएगा टीजीटी के एग्जाम में, तो ध्यान रखो प्ले राइट इस तरीके से लिखा जाएगा। प्ले राइट यानी कि प्ले को लिखा किसने है, विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 और इनकी मृत्यु 1616 में। इसके बाद हम बात करेंगे डेट ऑफ कंपोजिशन। मैकबेथ को कब लिखा गया, तो 1605 से 1606, यार 1606 आप याद बनाए रखिएगा। ठीक है, किसको याद बनाए रखना है, 1606 को। इसके बाद अगर हम बात करें डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिश, यानी कि सबसे पहली बार पब्लिश कब हुआ, 1606 में। और किसमें, इनके फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट फोलियो यानी कि 1623 में इसको पब्लिश करवाया गया। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें कि मैकबेथ का सोर्सेज क्या है, वैसे तो मैकबेथ के कई सारे सोर्सेज हैं, लेकिन राफेल के होलिंसियार्ड क्रॉनिकल से इसका सोर्सेस माना जाता है। यानी कि मैकबेथ का सोर्सेस क्या है, राफेल का होलिंसियार्ड क्रॉनिकल्स। ओके, याद रखिएगा। अब अगला अगर हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर नेचुरल, एक तो सोर्सेस होता है, दूसरा सोर्सेस ऑफ सुपर नेचुरल पावर। इसमें जो सुपर नेचुरल पावर दिखाएगी उसका सोर्सेस क्या है, कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैकबेथ की सुपर सोर्सेस ऑफ सुपर नेचुरल पावर कौन सा है, तो रेजिनाल्ड स्कॉट की, जो रेजिनाल्ड स्कॉट थे उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट, जो कि 1584 में पब्लिश हुई थी। और दूसरा सुपर नेचुरल सोर्स माना जाता है पावर का किंग जेम्स फर्स्ट की ओके डेमोनोलॉजी से। तो ये दो सोर्सेस जो हैं वो सुपर नेचुरल पावर के हैं, ध्यान रहेगा क्या रहेंगे, रेजिनाल्ड स्कॉट की डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट जो कि 1584 में पब्लिश हुई, और किंग जेम्स फर्स्ट की डेमोनोलॉजी से। अब तो क्लियर हो गया। इसके बाद में काइंड ऑफ प्ले में हम तुम्हें बता चुके हैं ये किस प्रकार का प्ले है। तो ये एक ट्रेजेडी प्ले है और थोड़ा सा एम्बिशियस है, फोर्स्ड एम्बिशियस। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी प्ले राइट्स
पीरियड टू विच मैकबेथ बिलोंग, तो थर्ड पीरियड। ओके, आ पीरियड ऑफ ट्रेजेडीज, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा, अगर हम बात करें इसकी सेंट्रल थीम, याद रखिएगा सेंट्रल थीम क्या है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकबेथ की सेंट्रल थीम, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि मैकबेथ की सेंट्रल थीम क्या है। ब्लाइंड एम्बिशन फॉर सॉवरेन पावर, यानी कि असीमित शक्ति के लिए एकदम अंधे होकर के महत्वाकांक्षी होना। ओके, ब्लाइंड एम्बिशन फॉर सॉवरेन पावर। इसके बाद इस प्ले का हीरो कौन दिखाया जाता है? हीरो नहीं बल्कि ट्रेजिक हीरो की बात करेंगे, क्योंकि मैकबेथ के प्ले में जितने भी 4 ट्रेजेडीज हैं उनमें ट्रेजिक हीरो, तो ट्रेजिक हीरो इसका कौन होता है? मैकबेथ। और ट्रेजिक हीरोइन कौन होती है? लेडी मैकबेथ। ओके, अब ट्रेजिक हीरो क्या होता है? ये अपने खुद के डिसीजन से ही इन लोगों का पतन होता है, वही ट्रेजिक। और इसका कंप्लीट टाइटल अगर हम बात करें तो इसका कंप्लीट टाइटल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, याद रखिएगा। ओके, तो डेमोनोलॉजी याद रहेगा। बुक का नाम डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट, जिससे सुपर नेचुरल पावर, सोर्सेस ऑफ सुपर नेचुरल पावर जहाँ से ली गई। तो ये सब चीज़ें आप याद बनाए रखिए। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। अगर हम मेल कैरेक्टर की कहीं पर लिख लो कि मैकबेथ में मेल कैरेक्टर टोटल कितने हैं? 21। और फीमेल कैरेक्टर कितनी है? 3। अब फीमेल कैरेक्टर में कौन कौन है? लेडी मैकबेथ, लेडी मैकडफ, और एक जेंटल वुमेन अटेंडिंग ऑन लेडी मैकबेथ, और एक जेंटल वुमेन दिखाई जाती है जो कि लेडी मैकबेथ की अटेंडिंग होती है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? तो याद रहेंगे 21 मेल कैरेक्टर और 3 फीमेल कैरेक्टर हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो जाएंगे? 24। और इसमें जो युद्ध की शुरुआत दिखाई जाती है, शुरुआत नाटक की जो शुरुआत होती है तो नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच युद्ध की शुरुआत दिखाई जाती है। ठीक है, जिसमें ट्रेजिक फ्ला, हेमरेस या डाउनफॉल, ट्रेजिक हीरो, प्रोटैगनिस्ट, ये सब मैकबेथ लगाना है तुमको। ठीक है साथियों, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मैकबेथ प्ले की हिंदी स्टोरी की। अगर हम इसके हिंदी स्टोरी की बात करते हैं तो इसके एक्ट 1 के सीन 1 में जो शुरुआत होती है, नाटक का प्रारंभ होता है, वो आसमान में बिजली चमक रही है, कड़कने की आवाज़ आ रही है और एक सुनसान टीला है और टीले पर 3 जादूगरनियाँ 3 विचेज दिखाई पड़ती हैं। एक तीनों बिचेज के लिए आल्सो नोन एज बायर्ड सिस्टर्स या बेवर्ड सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि मैकबेथ प्ले में 3 बिचेज के लिए एक अन्य नाम कौन सा दिया गया? तो बायर्ड सिस्टर्स बोला गया, या आप ये कह सकते हो बेवर्ड सिस्टर्स। बायर्ड सिस्टर्स और बेवर्ड सिस्टर्स मैकबेथ प्ले में किसको बोला गया है? तो 3 बिचेज के लिए बोला गया है। अब ये जो 3 विचेस दिखाई जाती हैं, 3 जादूगरनियाँ दिखाई जाती हैं, इनके अंदर कुछ अद्वितीय और सुपर नेचुरल पावर होती है। यानी कि जब ये मैकबेथ और बैंको दोनों युद्ध से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में जंगल में इनकी मुलाकात इन 3 विचेस से होती है और ये 3 विचेस जो हैं मैकबेथ के बारे में प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं कि तुम आने वाले समय में थेन ऑफ काउडर और स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। इसके बाद में पास में खड़ा जो बैंको होता है वो भी सोचता है कि मेरे बारे में भी कोई भविष्यवाणी है क्या तुम्हारे पास? तो ये 3 बिचेज कहती हैं कि तुम तो स्कॉटलैंड के कुछ भी नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारी जो पीढ़ी है अर्थात तुम्हारा बेटा, जो भी तुम्हारी आने वाली पीढ़ी है वो स्कॉटलैंड पर राज्य करेगी। तो ये सब भविष्यवाणी करती हैं। तो इनकी मुलाकात किससे होती है? मैकबेथ। और ये मैकबेथ के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, ये राजा डंकन की सेना में जनरल दिखाया जाता है। मैकबेथ कौन होता है? राजा डंकन, यानी कि जो किंग डंकन होता है स्कॉटलैंड का राजा, उसकी सेना में क्या होता है? जनरल होता है। और ये जो 3 बिचेज होती हैं इस दुखांत, इस ट्रेजेडी में प्रमुख भूमिका निभाती हुई नज़र आती हैं। यानी कि प्रमुख भूमिका निभाती हुई कहती हैं कि हमारे लिए तो अच्छा बुरा है और बुरा अच्छा, यानी कि फेयर इज़ फॉल, फॉल इज फेयर, फेयर इज फॉल। इस शुरुआत में ये बहुत
फेमस लाइन है और ये हमारे एग्जाम में खूब पूछी जाती है। फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, ये थ्री विचेज के द्वारा मैकबेथ में बोली जाती है कि अच्छा बुरा है और बुरा अच्छा है दोस्तों। इसके बाद यहीं से सीन सेकंड शुरू होता है, एक्ट फर्स्ट ही चल रहा होता है और ये जो दृश्य होता है वो फोरस यानी कि राजा डंकन का जो महल होता है, फोरस जहाँ राजा डंकन रहते हैं, उस पैलेस का नाम होता है के निकट के एक सेवर में आरंभ होता है इस सीन का, और जहां राजा डंकन अपने दोनों पुत्र मैल्कम और डोनाल्ड वेन के साथ उपस्थित हैं। मैल्कम राजा डंकन का बड़ा बेटा दिखाया जाता है और डोनाल्ड वेन जो है राजा डंकन का छोटा बेटा होता है। राजा डंकन ने मैल्कम को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। तभी क्या होता है कि अचानक हम खून से लथपथ एक सैनिक द्वारा लाई गई सूचना, एक घायल सैनिक जो है वो खून से लथपथ है और वो एक सूचना लेकर के आता है कि मैकबेथ ने सफलतापूर्वक विद्रोही जो था उसका मैकडोनाल्ड के विरुद्ध संघर्ष किया है। ये सूचना जो है वो सैनिक किसको, किंग डंकन को सुनाता है। बाउंडेड सैनिक राजा डंकन को ये भी सूचना देता है कि नॉर्वेजियन के राजा स्योनो ने आक्रमण कर दिया है और जो थेनाफ काउडर है यानी कि मैकडोनाल्ड वो भी उसका साथ दे रहा है। ये कहकर के जो घायल सैनिक होता है वो बेहोश हो जाता है और इसके बाद राजा डंकन उसको चिकित्सक यानी कि सर्जन के पास इलाज के लिए भिजवा देता है। तुरंत ही रॉस जो कि एक स्कॉटिश नोबेलमैन दिखाया जाता है, रॉस एक स्कॉटिश नोबेलमैन होता है, नामक कुलीन व्यक्ति जो युद्ध क्षेत्र से आया है और डंकन को, राजा डंकन को ये सूचना देता है कि मैकबेथ, किसने, मैकबेथ और बैंको, इन दो लोगों ने विद्रोहियों को परास्त कर विजय प्राप्त कर ली है। जब राजा डंकन ये सूचना सुनता है तो प्रसन्नता से फूले नहीं समाता और वह मैकबेथ होता है उसकी खूब प्रशंसा करता है। इसके बाद में जो थेनाफ काउडर होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और डंकन उसको फांसी की सज़ा का आदेश देता है। और ये जो थेनाफ काउडर की जितनी संपत्ति होती है वो सब मैकबेथ को राजा डंकन दे देता है और राजा डंकन जो है वो मैकबेथ को थेनाफ काउडर भी बना देता है। यानी कि अब क्या हुआ यहाँ पर समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, राजा डंकन ने मैकबेथ को अब क्या बना दिया है, थेनाफ काउडर, और थेनाफ काउडर की जितनी संपत्ति होती है वो भी राजा डंकन किनको दे देते हैं, मैकबेथ को दे देते हैं। इसके बाद आप थेनाफ काउडर यानी कि समझ लीजिएगा ये थेनाफ काउडर मैकबेथ से पहले कौन था, मैकडोनाल्ड। कौन था, मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड इज नॉट एन एक्टिव कैरेक्टर इन द प्ले। ओके, ही इज मेंशन्ड एज अ फॉर्मर थेनाफ काउडर, ओके, हु रिवेल्ड अगेंस्ट किंग डंकन। बस ये है थेनाफ काउडर यानी कि मैकडोनाल्ड की कहानी। बहुत बड़ा इनका प्ले में रोल। अब एक्ट 1 के सीन 3 में देखेगा। सीन 3 में क्या होता है, ये जो थ्री विचेज होती हैं वो मैकबेथ से मिलने की तैयारी करती हैं। मैकबेथ बैंकों के साथ युद्ध क्षेत्र से, बैटलफील्ड से वापस लौट रहा है। हमें ज्ञात होता है, हमें पता चलता है नाटक को पढ़ करके कि ये जो थ्री विचेज होती हैं इनमें शैतानी के कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि रखती हैं। इनका जो इंटरेस्ट होता है वो शैतानी कार्य करने में होता है, क्योंकि ये जो थ्री विचेज होती हैं वो प्रति हिंसावादी और द्वेषपूर्ण हैं। जब मैकबेथ और बैंको दोनों युद्ध क्षेत्र से वापस लौट रहे होते हैं तो वे दोनों के अच्छे भाग्य की भविष्यवाणी करती हैं। ये जो मैकबेथ के बारे में ये थ्री विचेज क्या क्या भविष्यवाणी करती हैं। थ्री विचेज मैकबेथ से कहती हैं कि तुम थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ काउडर और इसके बाद स्कॉटलैंड के सम्राट बनोगे, यानी कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे। ये थ्री विचेज किसके बारे में भविष्यवाणी करती हैं, मैकबेथ के बारे में। पास में खड़ा बैंको भी कहता है कि मेरे बारे में क्या कोई भविष्यवाणी है। तो जो थ्री विचेज होती हैं वो बैंकों के लिए भविष्यवाणी करती हैं कि बैंको स्वयं सम्राट नहीं होगा तो भी सम्राटों का पिता होगा, लेकिन ये तुम्हारे जो बेटा होंगे
यानी कि आने वाली जो पीढ़ी तुम्हारा बेटा फ्लिंस वो जरूर स्कॉटलैंड का सम्राट बनेगा। ये भविष्यवाणी किसने की? बिचेज ने। किसके बारे में? बैंको के बारे में। मैकबेथ इस सूचना को, इस भविष्यवाणी को बहुत ही सीरियसली लेता है और राजवध यानी कि राजा की हत्या के विचारों को मन में छिपा लेता है और सोचता है कि अगर हमें स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए किंग ऑफ डंकन किंग डंकन की हत्या करनी भी पड़ी तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जो दूसरी तरफ बैंको होता है इस भविष्यवाणी को केवल शैतानों के कार्य समझ करके उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है, उनको अनदेखा कर देता है उनकी भविष्यवाणी को। लेकिन जो मैकबेथ सोचता है कि यदि यह भविष्यवाणी उसे बादशाहत प्रदान करती है तो वह डंकन को भी मार देगा। ये कहानी कहाँ चलती है? ये अंतर्द्वंद चलता है उसके अंदर, मैकबेथ के अंदर। और सीन थर्ड में अब हम बात करेंगे सीन फोर्थ की। अगर हम सीन फोर्थ की बात करते हैं तो सीन फोर्थ में क्या होता है? ये सीन फोर्थ होगा यहाँ पर। सीन फोर्थ में क्या होगा कि जो मैकबेथ होता है, मैकबेथ और बैंको ये दोनों ही राजा डंकन के कैस्टिल फोरस में इनसे राजा डंकन से मिलने के लिए जाते हैं। राजा डंकन उनका बड़े प्रेम से स्वागत करता है और राज्य के प्रति जो मैकबेथ और बैंकों की सेवाओं की खूब ज़्यादा प्रशंसा करता है कि तुमने जो स्कॉटलैंड के लिए अपनी सेवाएं दी उनको भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद में तब वह ये घोषित करता है कि उसी समय मैकबेथ और बैंको के सामने ही राजा डंकन ये घोषणा करता है कि उसका बड़ा बेटा मैल्कम उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। ओके, जब मैकबेथ ये घोषणा राजा डंकन की सुनता है तो मैकबेथ को लगता है कि इससे पहले मुझे जो 3 विचेज रास्ते में मिली थी उन्होंने तो मेरे भविष्य के बारे में ये भविष्यवाणी की कि तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। और यहाँ पर तो राजा डंकन जो हैं वो अपने बड़े बेटे मैल्कम को अपना उत्तराधिकारी बता रहे हैं। तो यहीं से जो मैकबेथ होता है वो राजा डंकन के प्रति या राजा डंकन की हत्या के लिए योजना बनाना शुरू कर देता है। अब ये जो राजा डंकन होते हैं और सोने पे सुहागा मैकबेथ के लिए तब हो जाता है जब राजा डंकन स्वयं ही ये कहते हैं कि राजा डंकन कहते हैं कि हम आएंगे कहाँ? तुम्हारे किले में। और मैकबेथ का किला कौन सा है? इन्वर्नेस कैस्टिल। इन्वर्नेस में कौन रहता है? मैकबेथ रहता है। तो ध्यान रखना, मैकबेथ जिस किले में रहता है उस किले का नाम इन्वर्नेस कैस्टिल है और राजा डंकन जिस किले में रहता है उस किले का नाम फोरस कैस्टिल है। ठीक है, तो राजा डंकन मैकबेथ से कहता है कि हम इन्वर्नेस स्थित मैकबेथ के महल में जाकर आपका सम्मान करने का प्रस्ताव करते हैं, यानी कि हम आपका सम्मान आपके महल में आकर के करेंगे, जो कि उसके प्रति विश्वास और प्रेम का प्रतीक होगा। यह कोई संदेह नहीं करता कि वह जाल में फांसा जा सकता है। और इस बात का बिल्कुल भी राजा डंकन को संदेह नहीं था कि उसको अगर वो मैकबेथ के इन्वर्नेस कैस्टिल में गया तो हो सकता है मैकबेथ के षड्यंत्र का शिकार हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी आइडिया किंग डंकन को नहीं था। लेकिन जब राजा डंकन इनके महल इन्वर्नेस में आएगा तो देखो क्या घटना घटित होती है। अब इसकी बात करेंगे हम अगले दृश्य एक्ट नंबर 5 में, सीन नंबर 5 में। अब सीन नंबर 5 में क्या होता है कि मैकबेथ तो वहाँ से चला आता है, कहाँ से? फोरस किला से, यानी कि राजा डंकन के पास से, और बैंको भी चला आता है। अब जब ये मैकबेथ अपने किले में आता है तो मैकबेथ की वाइफ का नाम होता है लेडी मैकबेथ। तो जो लेडी मैकबेथ अपने पति का एक पत्र प्राप्त करती हैं। मैकबेथ अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को एक लेटर लिखता है
जिसमें जादूगरनियों से उसकी भेंट का वर्णन है। और इन पत्रों में लिखा क्या है मैकबेथ ने अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताने के लिए कि जब वो युद्ध क्षेत्र से बैटलफील्ड से वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में 3 विचेज मिली और 3 विचेज ने उनके भविष्य को लेकर के कौन सी भविष्यवाणी की कि तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। ओके, तो ये सब बातें वो इस पत्र में लिख करके लेडी मैकबेथ को देता है। इस सूचना से उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। किसकी एम्बिशन बढ़ जाती है? लेडी मैकबेथ की। परंतु उसे भय है कि कहीं उसका पति डंकन को मारने से हिचकिचाए ना। लेकिन लेडी मैकबेथ के अंदर इस बात का भय सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैकबेथ राजा डंकन को मारने जाए तो वो हिचकिचा जाए, हेजिटेट हो या मार ना पाए। इसी बीच में एक दूत आता है, एक मैसेंजर आकर के सूचित करता है कि राजा डंकन उसके महल में आ रहे हैं। वह तत्काल जो है दृढ़ निश्चय करती है। अब लेडी मैकबेथ का शैतानी दिमाग जो है वो चालू हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और वो दृढ़ निश्चय कर लेती है, फिर डिटरमाइन कर लेती है कि डंकन की हत्या का ये सर्वोत्तम अवसर है। इस सबसे अच्छा चांस होगा कि जब राजा डंकन हमारे महल में आएगा, इन्वर्नेस महल में आएगा, तो ये उसकी हत्या करने का सबसे अच्छा मौका होगा उसके लिए। जब मैकबेथ आता है तब वह उससे कहती है कि उसकी आकृति और व्यवहार उसके हत्या करने के विचारों के लिए विश्वासघात के चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। यानी कि तुम्हारा जो हाव भाव है वो राजा डंकन की हत्या करने के लिए बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। इस कारण उसे मुस्कुराते रहना चाहिए। आपके अपने चेहरे पर चिंता का भाव मत लेकर आओ। कौन समझाता है? लेडी मैकबेथ। किसको समझाती है? अपने पति मैकबेथ को। वह उससे कहती है कि बाद की सभी योजनाओं को वह स्वयं कार्यान्वित करेगी। अगर तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा, कई बार लेडी मैकबेथ को बहुत अपशब्द भी बोलती है कि तुम नामर्द हो, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो हम इस घटना को, इस कार्य को अंजाम, मैं खुद इस कार्य को अंजाम दूंगी, ये कहती है। तो यहीं पर ये जो सीन 5 होता है वो समाप्त हो जाता है और अगला सीन जो है वो क्या आएगा? सीन नंबर 6 दोस्तों। डंकन जो है वो मैकबेथ के महल इन्वर्नेस कैस्टल में आता है और मैकबेथ के महल की शांति और सुंदरता की प्रशंसा करता है। उसे तनिक भी इस बात का संदेह नहीं है कि इस महल के अंदर उसका जीवन समाप्त होने वाला है, यानी कि मैकबेथ उसकी मृत्यु का षड्यंत्र बना चुका है। मैकबेथ अपने शाही अतिथि यानी कि राजा डंकन का स्वागत करने के लिए अत्यधिक परेशान है। लेकिन डंकन का स्वागत तभी कौन करता है? लेडी मैकबेथ करती हैं और अपने पति के अनुपस्थिति के विषय में निराधार उत्तर देती हैं। ये आता क्योंकि ये सामना नहीं कर पा रहा है, तभी लेडी मैकबेथ आती हैं और जब डंकन पूछते हैं कि मैकबेथ क्यों नहीं आए, तभी लेडी मैकबेथ कुछ बहाना बना देती हैं इस बात को लेकर के। सीन 6 जो हमारा होता है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एक्ट 1 का दृश्य नंबर 7 चलेगा, जो कि इस एक्ट का अंतिम दृश्य है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि इसी दृश्य में मैकबेथ जो है वो किल्स मारता है किंग डंकन को। जब शाही मेहमान के पर्दे के पीछे शाही मेहमान कौन दिखाया जाता है? ध्यान रखिएगा, राजा डंकन दिखाया जाता है और पर्दे के पीछे राजभोज द्वारा स्वागत किया जा रहा है। मैकबेथ स्टेज पर आता है और राजा डंकन की हत्या पर प्रकाश डालता है, जिसे वह करने वाला है। हत्या करने की वह अनेकों आपत्तियां करता है। पहले तो उसे हत्या करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर परलोक में सजा पाने की चिंता नहीं करता। डंकन जैसे महान और अच्छे बादशाह को अपने ही महल की छत के नीचे मारना, जहां की वह सम्मानित अतिथि के रूप में आया है, एक मेहमान के रूप में आया है और उस मेहमान को अपनी ही छत के नीचे षड्यंत्र करके मार देना, ये कहाँ की इंसाफ, ये कहाँ की अच्छाई है। यह अत्यंत भयानक और निंदनीय कार्य है
इस कारण वह ऐसा ना करने का मैकबेथ क्या करता है, निश्चय करता है। उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ जो होती हैं वो मैकबेथ से ये पूछने के लिए आती हैं क्या उसने जो भोजन पार्टी चल रही है वो भोज पार्टी क्यों छोड़ दी, छोड़ करके क्यों चले आए मैकबेथ तुम। तो मैकबेथ उससे कहता है कि वह ऐसा खूनी कार्य नहीं करेगा, वह राजा डंकन की हत्या नहीं करेगा। पति के इस अनिश्चित उत्तरों और संदेहों के कारण जो लेडी मैकबेथ होती हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हैं इस तरीके के उत्तरों को सुन करके, और उसके ही पत्र के शब्दों को याद दिला करके कि तुमने ही तो ये पत्र लिख करके का जो है बेचिज की जो प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी, उसको हमें बताया था। तो उन शब्दों को याद दिलाकर तानाशाही या तानाकसी करती हैं, ताना मारती हैं, जिसमें कि उसने यह कार्य करने की कसम खाई थी। तुम तो कह रहे थे हम राजा डंकन को मार देंगे, अब तुमको क्या हो गया। ये सिद्ध करती है कि डंकन को मारना कितना सरल कार्य, और घोषित भी करती है, वो उसे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। कौन, लेडी मैकबेथ उकसाती है किसको, मैकबेथ को, कि उनका एक कुकृत्य कभी प्रकट नहीं होगा। हम जो राजा डंकन की हत्या करेंगे वो किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पाएगी, तुम बस मार दो उसको। तो स्वयं मैकबेथ ने ही राजा डंकन की हत्या का पहले तो सुझाव दिया था, जो तब एक भारी समस्या थी, लेकिन जब मैकबेथ राजा डंकन की हत्या करने के लिए आया तो उससे एक कुकृत्य नहीं हो पा रहा था। अब जब समस्या अत्यंत सरल और व्यवहारिक हो गई तो मैकबेथ को उससे दूर नहीं रहना चाहिए। अर्थात जो लेडी मैकबेथ होती हैं वो मैकबेथ से कहती हैं कि अब तुम्हें राजा डंकन को मार देना चाहिए। वह उसे इस प्रकार फुसला करके राजी कर लेती हैं। मैकबेथ उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से इतना प्रभावित होता है कि उसके सारे संदेह, उसके अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो भी सब दूर हो जाता है, और वह राजा डंकन जो उस समय उसके मान्य अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं, और जा करके उनके कक्ष में उनकी हत्या कर देता है, यानी कि हत्या करने का निश्चय कर लेता है। कौन, मैकबेथ। किसकी हत्या करने का निश्चय कर लेता है, राजा डंकन की। देखो इस तरीके से वो उसको मार देता है, और किसके बहकावे में आकर के, लेडी मैकबेथ उनको इंस्पायर करती हैं राजा डंकन की हत्या करने के लिए। तो दोस्तों ये तो हमारा एक्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो एक्ट सेकंड की अब यहाँ से शुरुआत होगी कि एक्ट सेकंड में क्या होता है। एक्ट सेकंड के सीन फर्स्ट में हम क्या देखते हैं कि बैंकों से मिलते हैं। शुरुआत में क्या किसकी एंट्री होती है, बैंकों की। हम बैंकों से मिलते हैं, जो जादूगरनियाँ होती हैं, जो 3 विचेज होती हैं, कि भविष्यवाणी के विचारों से मानसिक रूप से परेशान है। बैंक को भी बुरे विचार उसके मन में भी आते हैं, जैसे मैकबेथ के मन में आते थे, परंतु वह उनसे छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि इतने बुरे और ख़तरनाक विचार हमारे दिमाग में ना आए। मैकबेथ उससे मिलता है और ये जानना चाहता है कि क्या वह उस अपराध में शामिल होना चाहता है। कौन, ये मैकबेथ किससे, बैंकों से मिलता है और कहता है क्या तुम राजा डंकन की हत्या करने में शामिल होना चाहोगे, क्या इस अपराध में शामिल होना चाहते हो, जिसका वह अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन करता है। बैंक को उससे किसी भी कार्य में सहयोग देने के लिए वचन देता है, सिवाय उसके जो डंकन के प्रति विश्वासघात प्रकट करता है। वो कहता है डंकन के अलावा, डंकन को मारने के अलावा, या डंकन का जो हमारे ऊपर एक विश्वास है, हम वो विश्वास नहीं तोड़ना चाहते। अर्थात हम डंकन के प्रति किसी भी तरीके का विश्वासघात करना नहीं चाहते। बाकी मैकबेथ आप जो भी काम करोगे हम उस काम में आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम डंकन के प्रति किसी तरीके का कोई विश्वासघात नहीं करेंगे। जैसे ही अर्धरात्रि होती है, आधी रात को, मैकबेथ ऊपर की ओर डंकन के पास अपने रास्ते पर जाता है, यानी कि डंकन की कक्ष की ओर चलता हुआ चला जाता है, जहां पर डंकन सो रहा होता है। वह उस समय जब वह उसके पास जाता है तो जो मैकबेथ होता है वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक परेशान होता है और घबराया हुआ होता है, जबकि वह हवा में
एक खंजर और कटार देखता है जो उस कमरे की ओर संकेत करता है जहां डंकन सो रहा होता है। वह हत्या की आत्मा का नाम लेकर पुकारती हुई साहस ग्रहण करता है और चुपचाप अपने शिकार की ओर बढ़ता है। शिकार क्या है? राजा डंकन की हत्या करना। अब क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सीन और आगे बढ़ेगा, यानी कि एक्ट सेकेंड का सीन नंबर 2। लेडी मैकबेथ डंकन की हत्या करने के लिए अपने को असमर्थ पाती हैं। ये जो लेडी मैकबेथ होती हैं, जो कि मैकबेथ की पत्नी होती हैं, वो अपने आप में ही राजा डंकन की हत्या करने में क्या होती हैं? असमर्थ होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि यद्यपि पहले लेडी मैकबेथ ने भी सोचा था कि वह ऐसा कर पाएंगी, राजा डंकन की हत्या कर देंगी, इसलिए उसने अपने पति को जो है इस काम को करने के लिए जो है कहा था और उनके को एक खंजर भी ला करके उनके सामने रख दिया और उत्सुकता से इस खूनी कार्य को करने की प्रतीक्षा करती हैं कि जल्दी से जल्दी जो है मैकबेथ राजा डंकन के छुरा घोंप करके हत्या कर दे। ऐसी वो प्रतीक्षा करने लगती हैं। अब क्या होता है, जो कि उसका पति करने जा रहा होता है मैकबेथ, और इसके तुरंत बाद मैकबेथ खून से सने हुए खंजर को तलवार के साथ में कमरे से बाहर निकल करके आता है और ये डिक्लेयर करता है, ये घोषणा करता है कि उसने राजा डंकन की हत्या का कार्य पूरा कर दिया, अर्थात उसने राजा डंकन को मार दिया। मैकबेथ व उसकी पत्नी दोनों के मानसिक में भयानक तनाव आ जाता है। जैसे ही वो इस काम को पूर्ण करते हैं, डंकन की हत्या करते हैं, वैसे ही उनके अंदर घबराहट और मानसिक तनाव पैदा हो जाता है, परंतु इसके लिए दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। मैकबेथ क्षणिक खेद अनुभव करता है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा दुख अनुभव करता है कि उसने ये गलत किया, जिसके लिए वह काव्यात्मक ढंग से बातें करता है, परंतु उसकी स्त्री व्यवहारिक है। जो लेडी मैकबेथ होती हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। जो उसके संदेह, जो मैकबेथ के मन में जो संदेह आ रहे थे, जो डाउट आ रहे थे, वो लेडी मैकबेथ दूर कर देती हैं और लेडी मैकबेथ को बताती हैं कि वह ऐसे निर्बल विचारों से अपने आप को मूर्ख ना बनाए। तुम तो बहुत साहसी और बहादुर सैनिक हो। वह खूनी खंजर को वापस लेती हैं और डंकन के जो निजी और निर्दोष परिचारक होते हैं, उनकी सुरक्षा में जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, जो उस समय सोए हुए होते हैं, उनके चेहरों के पास खंजर पर लगे जो खून होता है, उस खून से लथपथ जो है उनके चेहरे पर, कपड़ों पर वही खंजर का खून लगा देती हैं और वो खंजर भी उन्हीं के पास रख देती हैं ताकि वे राज हत्या के संदेह में अपराधी घोषित हो सकें। कौन? उन्हीं के संरक्षक, उन्हीं के अंगरक्षक जो थे, बॉडीगार्ड थे, किसके? राजा डंकन के, जिससे कि राजा डंकन की हत्या का आरोप किस पर लगाया जा सके? उनके बॉडीगार्ड्स पे, जो कि उस समय सो रहे होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर वह खूनी खंजर को तो वापस रखे देती हैं, साथ ही साथ वह जो सोए हुए उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको खून से लथपथ कर देती हैं। लथपथ से मतलब उन पर खून लगा देती हैं, जिससे कि राजा डंकन की हत्या का उन पर दोष लगाया जा सके, ताकि वे राज हत्या के संदेह में अर्थात अपराधी घोषित हो सकें, ये कह लीजिएगा। फिर क्या होता है, फिर वह मैकबेथ के पास उसे ये याद दिलाने के लिए लेडी मैकबेथ जाती हैं कि वह अपने हाथों को धो ले, क्योंकि आपके हाथ जो हैं वो राजा डंकन के खून से एकदम लथपथ हैं, और जो आपने चोगा पहन रखा है, जो आपने अपनी ड्रेस पहन रखी है, वो भी बदल लें ताकि उस पर जो खून के छींटे हैं वो हट जाएं, यानी कि वो समाप्त हो जाएं, और एक नया ड्रेस पहन ले, जिससे कि कोई भी व्यक्ति तुम पर संदेह ना कर सके। अब अगला जो सीन होता है, नेक्स्ट जो सीन आता है, वो सीन नंबर 3 होता है दोस्तों। अब सीन 3 में क्या होता है कि डंकन के जो 2 विश्वास पात्र
जो हैं कुलीन व्यक्ति होते हैं, अर्थात स्कॉटिश नोबलमैन होते हैं। कौन? लॉर्ड मैकडफ और लेनॉक्स। ये जो लॉर्ड मैकडफ होता है वो थिन ऑफ 5 दिखाया जाता है। ये दोनों राजा डंकन के कमरे में सबसे पहले प्रवेश करते हैं, क्योंकि उधर तो मैकबेथ जो है वो राजा डंकन को रात को मार आता है। इसके बाद जब सुबह को उठ कर के लॉर्ड मैकडफ जाता है अंदर और देखता है हर दिन की तरह निर्धारित नियुक्ति के आधार पर अपने राजा से मिलने आते हैं। और जब ये लॉर्ड मैकडफ और लेनॉक्स दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, जिसकी दुखांत मृत्यु के विषय में वो पूर्णतया अनजान है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि राजा डंकन की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब वो अंदर कमरे में प्रवेश करते हैं तब उन्हें ये बात की पता लगती है। वे बराबर दरवाज़ा खटखटाते हैं। द्वारपाल अपनी ड्यूटी को नरक बताते हुए व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करते हुए द्वार खोलता है। जो द्वारपाल होता है वो ये कहता है कि अरे ड्यूटी क्या ज़िंदगी नरक बना रखी है, कोई ना कोई खटखटाता ही रहता है। तो वो उठ करके आता है और उस दरवाजे को खोलता है। इससे भयानक हत्या का पता लगता है जब ये उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं। कौन? दोनों, लेनॉक्स और लॉर्ड मैकडफ। कौन? लेनॉर्ड। इसके पश्चात अब क्या होता है कि जो मृतक राजा होता है, अब मृतक राजा कौन होता है? किंग डंकन की निर्दोष प्रजा के वास्तविक शोक और आतंक के मध्य मैकबेथ और उसकी पत्नी की जो आपसी रंजिश का बहाना बनाना जो है प्रारंभ होता है। अब ये जो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ इनको मारने के बाद में जब इसको पता लग जाता है, किसको? लॉर्ड मैकडफ को और लेनॉक्स को, तो ये पूरा समाचार पूरे के पूरे स्कॉटलैंड में फैल जाता है। अब जब फैल जाता है तो जो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ होती हैं वो नाटक करना शुरू कर देती हैं। लेडी मैकबेथ प्रथम बार नाटक में अपनी बनावटी बेहोशी द्वारा संकेत करती हैं, जैसे बेहोश हो जाना, यानी कि जैसे कितना बड़ा राजा डंकन की मृत्यु से इनको सदमा लगा हो। उनकी अंतरात्मा एक भयानक आतंक से जो वह इस जघन्य अपराध से अनुभव करते हैं, जबकि वो जघन्य अपराध किंग डंकन को मारने का करा किसने था? मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने। अब क्या होता है कि तनाव इन दोनों के मध्य हम पहले भी बता चुके हैं कि जो तनाव होता है वो चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। परंतु उसका जो पति है, किसका? लेडी मैकबेथ का पति मैकबेथ अब सक्रिय और व्यवहारिक है। वह अंदर जाता है और निर्दयतापूर्वक राजा डंकन के 2 निर्दोष सेवकों को जो शराब के नशे में मदहोश होकर के सोए हुए थे मार डालता है। इस घिनौने कार्य के लिए उसका अपने बचाव हेतु दिया गया बहाना है, जबकि उन बेचारों ने तो कुछ भी किया भी नहीं होता है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए और राजा डंकन की हत्या का पूरा जो है दारोमदार उन नौकरों पर डालने के लिए उनमें से 2 नौकरों की हत्या कर देता है। इसके बाद में क्या होता है? राजा के प्रति अपने प्रेम और प्रहरियों, जो उसके रक्षा में प्रहरी थे, प्रहरियों के विरुद्ध क्रोध के कारण उसको ऐसा करना पड़ा। बैंक को घोषित करता है कि वे सब मिलकर इस रेजिसाइड राजा की राज हत्या का पता लगाएंगे। राजा डंकन के दोनों पुत्र, एक पुत्र का नाम क्या होता है? मैल्कम, और दूसरा डोनाल्ड वेन, अपने पिता की हत्या पर अत्यंत विचलित हो गए। यानी कि अब जो राजा डंकन की यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? मैकबेथ के द्वारा हत्या कर दी जाती है और मैकबेथ उठ करके इसके 2 संरक्षकों को मार देता है डंकन के। ओके, अब जब राजा की हत्या हो जाती है तो इसका बड़ा बेटा जो होता है वो मैल्कम होता है और छोटा बेटा डोनाल्ड वेन होता है, और बैंक को ये कहता है कि हम राजा की हत्या का पता लगाएंगे। तो अब ये जो डोनाल्ड वेन और मैल्कम होते हैं वो डर जाते हैं और डर के कारण
कि कहीं उनका भी इसी प्रकार अंत ना कर दिया जाए, अर्थात उनकी भी हत्या ना कर दी जाए। वे दोनों क्रमशः इंग्लैंड और आयरलैंड भाग जाते हैं। मैल्कम जो है वो इंग्लैंड भाग जाता है स्कॉटलैंड से, और डोनाल्ड वेन होता है वो आयरलैंड भाग जाता है। अब अगला, ये तो सीन नंबर 3 की बात हो गई। अब सीन नंबर 4 चलेगा, एक्ट सेकेंड है हमारा। इसमें क्या होता है, डंकन की हत्या की सूचना बड़ी तेज़ी से पूरे के पूरे शहर में फैल जाती है। स्कॉटलैंड में सभी वर्ग के व्यक्ति हत्यारों के विषय में अनुमान लगाते हैं। हर एक व्यक्ति सोचता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने जो है राजा डंकन की हत्या कर दी। ये सोचा जाता है कि मैकबेथ द्वारा मारे गए प्रहरी मैल्कम और डोनाल्ड वेन द्वारा राजा को मारने के लिए किराए पर लाए गए थे। अब कहानी थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है इधर, क्योंकि ये तो बेचारे मैल्कम और डोनाल्ड वेन डर कर के भागते हैं। उधर जनता के द्वारा आइडिया क्या लगाया जाता है जब ये भाग जाते हैं कि राजा डंकन के बेटों ने ही इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा है, और इसीलिए ये स्कॉटलैंड छोड़ करके एक आयरलैंड और दूसरा इंग्लैंड भाग गया है। अब आगे क्या होता है, दोनों भाइयों का चुपचाप पड़ोसी देशों में भाग जाना ही राज हत्या के प्रति संदेह उत्पन्न करता है कि अगर ये दोनों भाई भाग के गए तो इसका मतलब लोगों के मन में ये सीधा सीधा संदेह पैदा हो रहा था मन में कि इनके बेटों ने ही जो है अपने पिता की हत्या की है, इसीलिए वो यहाँ से भाग गए। इसी बीच मैकबेथ को सम्राट पद के लिए ताजपोशी होती है, और इसी बीच क्या होता है, जो मैकबेथ होता है उसको स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है, उसकी ताजपोशी कर दी जाती है। ईमानदार यहाँ पर मैकडफ जो होता है, जो कि थिन ऑफ 5 दिखाया जाता है। ईमानदार मैकडफ मैकबेथ पर धोखेबाजी का संदेह करता है। अब मैकडफ को थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा, उसे पता लग गया मैकडफ को कि हो सकता है राजा डंकन को इस मैकबेथ ने मारा हो, और ओके ये उसको संदेह हो जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक्ट 3 की शुरुआत होती है, और एक्ट 3 में सीन नंबर 1 शुरुआत बैंको आशा करता है। कहाँ से, बैंको से होती है, और बैंको ये सोचता हुआ दिखाया जाता है कि उसके अपने लिए भी जादूगरी जो 3 विचेज होती हैं, ये तीनों विचेज उसके लिए भी तो एक प्रोफेसी करती हैं, यानी कि भविष्यवाणी करती हैं। तो जादूगरनियों की भविष्यवाणी सिद्ध होगी, क्योंकि वह मैकबेथ के विषय में भविष्यवाणी पूरी होते हुए देखता है, क्योंकि विचेज ने जो भी मैकबेथ के बारे में जो जो भविष्यवाणी की वो सभी पूरी हो रही थी। परंतु अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए वह कभी अपराध करने की बात नहीं सोचता। उसने कहा ठीक है, अगर उनकी भविष्यवाणी ठीक होगी वो ठीक है, लेकिन मैं उनकी भविष्यवाणी को सच करने के लिए किसी भी तरीके से अपराध नहीं करूंगा। अब राजा मैकबेथ मन में डरता है, ये जो क्योंकि स्कॉटलैंड का अब राजा कौन बन चुका है, मैकबेथ, वो मन में डरता है कि उसकी स्थिति अभी भी असुरक्षित है, क्योंकि जादूगरनियों की भविष्यवाणी के अनुसार मेरे बाद, मैकबेथ के बाद जो है वो बैंको के बच्चे, जो बैंको है, बैंको के बच्चे स्कॉटलैंड के भावी सम्राट होंगे, आने वाले सम्राट होंगे। और इस कारण मैकबेथ बैंको और उसके पुत्र फ्लिंस, उसका नाम होता है बैंको के पुत्र का क्या नाम होता है, फ्लिंस। तो जो मैकबेथ होता है, यानी कि ये जो मैकबेथ होता है वो क्या करता है, बैंको के पुत्र फ्लिंस को बुलाता है, यानी कि बैंको और उसके पुत्र फ्लिंस का वध करने की प्रतिज्ञा करता है, और ये मन में सोच लेता है अब बैंको कि हम इसको क्या करेंगे, इसके पुत्र फ्लिंस को मार देंगे, ना बांस होगी ना बांसुरी बाजेगी, ना बैंको का पुत्र होगा और ना ही मेरे बाद सिंहासन इसको मिलेगा। तो ये सोच करके मैकबेथ क्या करता है, बैंको और फ्लिंस को मारने के षड्यंत्र
रचने लगता है और वह इस कार्य को करने के लिए किराए के हथियारों को खरीदता है, यानी कि इनके मर्डर की सुपारी दे देता है। बैंको और फ्लेंस की मर्डर की सुपारी दे देता है। बैंक एक दिन क्या करता है, ये मैकबेथ जो होता है वो बैंकों को शाही मेहमान की भांति दावत के लिए अपने महल में आमंत्रित करता है। कौन? मैकबेथ। और मैकबेथ हत्यारों से कहता है कि वे प्रतीक्षा करें और निगाह रखें, ज्यों ही बैंको और उसका पुत्र दावत के लिए आए उसकी हत्या कर दी जाए। किसने कही ये बात? मैकबेथ ने। किससे? जो उसके किराए के गुंडे थे जिनसे वो हत्या करवाना चाहता था, बैंको और फ्लेंस की। इन हत्यारों को मैकबेथ की धोखेबाजी से भरे आदेशों को पूरा करने का कार्य सौंपा जाता है, जो कि वास्तव में अब वही घटित होगा जो मैकबेथ आदेश देगा। और मैकबेथ अब आदेश देने वाला है फ्लेंस और बैंको के मर्डर का। वे मैकबेथ के योजना को माध्यम बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, मैकबेथ ये कह करके फुसलाया कि बैंकों ने उन्हें बहुत सताया है और इस कारण बैंकों से इस समय बदला लेना आवश्यक एवं स्वाभाविक है, यानी कि अब वो बैंकों को हर हाल में मारना चाहता है। मैकबेथ अपनी पत्नी को संकेत करता, ये जो मैकबेथ होता है वो अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ से संकेत करता है, एक इशारा करता है कि कोई भयानक घटना घटित होने वाली है और इस प्रकार वह उसे इनडायरेक्टली रूप से बैंकों के विरुद्ध अपनी प्लान के बारे में, अपनी योजना के बारे में बताता है कि अब वो बैंकों को और उसके पुत्र फ्लेंस को क्या करेगा, मार देगा ताकि वह उसका सहयोग प्राप्त कर सके। परंतु लेडी मैकबेथ के लिए राजा डंकन की जघन्य हत्या का अपराध ही काफ़ी है। वो सदमे में आ चुकी है और अब वह उसके धक्के और सदमे को सहने का प्रयास कर रही है। वही सदमा अभी तक लेडी मैकबेथ के मन से नहीं निकला। वह प्रत्यक्ष कहती है, सीधे सीधे कहती है कि अन्य अपराधों के लिए अब वह तैयार नहीं है। कौन कहती है? लेडी मैकबेथ। परंतु जो मैकबेथ उसके अटपटेपन से बहुत चिंता नहीं करता। बोले तुम तैयार नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसकी हत्या करवा दूंगा। वह अपनी पत्नी से केवल यही कहता है कि वह अपने प्रमुख अतिथि बैंकों का विशेष ख्याल रखे। लेडी इसके लिए सहमत हो जाती है। ये स्पष्ट है कि मैकबेथ एक व्यवहारिक व्यक्ति है और उसकी जो पत्नी है लेडी मैकबेथ, जो कभी दृढ़ इच्छा शक्ति रखती थी, अब केवल अपने पति के कार्यों की दर्शक है। उसके मन में किसी भी गलत कार्य को करने के लिए या कुकृत्यों को करने के लिए घृणा उत्पन्न हो गई है। किसके मन में? लेडी मैकबेथ के मन में। यद्यपि वह बाहर से अपना जो बाहरी चेहरा है उसको शांत बनाए रखने का प्रयास करती है, बाहरी रूप से अपने आप को दिखाती कुछ है और आंतरिक रूप से उसके मन में बहुत सारा अंतर्द्वंद चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन नंबर 3 आएगा। एक्ट 3 ही चल रहा है। योजना के अनुकूल बैंकों की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है अब, यानी कि जो मैकबेथ होता है वो किल्स बैंकों को मार देता है। कौन? मैकबेथ। किसको मार देता है? बैंकों को। कौन से? एक्ट 3 में और सीन 3 में। यद्यपि उसका पुत्र जो फ्लेंस होता है वो बच करके वहाँ से भाग जाता है। यहाँ इस नाटक का चरम बिंदु और या उत्कर्ष होता है और यहाँ से मैकबेथ के भाग्य का जो भाग्य होता है वो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। यहीं से मैकबेथ का ट्रैजिक फिला जो है, क्या ट्रैजिक फिला स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसके भाग्य का पतन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एक्ट 3 का सीन नंबर 4 में क्या होता है? शाही दावत। अब इसने बैंकों की हत्या कर दी, लेकिन जो फ्लेंस होता है वो बच करके वहाँ से भाग जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पर शाही दावत चल रही है, डिनर पार्टी चल रही है और बैंकों की हत्या
तथा फ्लेंस के बचकर भाग जाने की सूचना मैकबेथ को दी जाती है कि बैंको को तो मार दिया गया है, लेकिन जो फ्लेंस उसका पुत्र होता है वो एस्केप हो जाता है, भाग जाता है। ये सूचना मैकबेथ को उन हत्यारों के द्वारा दी जाती है। तभी क्या होता है, बैंको का भूत यानी कि बैंको का घोस्ट जो है वो प्रेत आता है और बैंको जहाँ पर मैकबेथ के बैठने का स्थान होता है, उस स्थान पर कौन, बैंको का भूत बैठा हुआ दिखाई देता है। यानी कि मैकबेथ का स्थान ग्रहण कर लेता है कौन, प्रेत। किसका, बैंको का भूत। तो बैंको का भूत किसको दिखाई दे रहा है, मैकबेथ को, और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान रखना, बैंको के भूत को कौन देख पा रहा है, सिर्फ मैकबेथ। प्रेत केवल मैकबेथ को ही दिखाई देता है। इससे वह बुरी तरह परेशान और भयभीत हो जाता है कौन, मैकबेथ। वह अपने अपराध को प्रकट करना चाहता है, परंतु इस पर जो लेडी मैकबेथ होती हैं वो अतिथियों से यह कह कर के पर्दा डाल देती हैं, यानी कि उसके अपराध को छिपाती हैं कि उसका पति लगभग इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार का व्यवहार किया करता है। इसके बाद जो घोस्ट भूत होता है वो लुप्त हो जाता है, प्रेतात्मा वहाँ से चली जाती है बैंको की। मैकबेथ भी सामान्य हो जाता है और बैंको के स्वास्थ्य के लिए जाम पीने का प्रस्ताव रखता है, जबकि उसका प्रेत फिर से उसके समक्ष प्रकट होता है। वह यानी कि एक बार फिर से बैंको का भूत उसके सामने आ जाता है। वह अपनी इनोसेंस प्रकट करता है, निर्दोषता को मैकबेथ के सामने प्रकट करता हुआ तीव्रता से आपत्ति करता है और यह संकेत करता है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। लेडी मैकबेथ पुनः स्थिति में अपने हाथों में ले लेती हैं। लेडी मैकबेथ फिर से अपनी स्थिति को संभाल लेती हैं और चुपचाप अपने पति मैकबेथ को फटकारती हैं और अचानक जो भोज पार्टी चल रही होती है वो भोज पार्टी जो है डिनर पार्टी समाप्त हो जाती है। प्रेत भी वहाँ से लुप्त हो जाता है, चला जाता है और जब प्रेत के चले जाने के बाद जो मैकबेथ होता है वो भी सामान्य हो जाता है। पर जो उसके यहाँ मेहमान आए हुए थे, अतिथि आए हुए थे, वो अतिथियों से कहता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अकेला रह जाने पर मैकबेथ अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि दावत से मैकडफ अचानक अनुपस्थिति, कि जो दावत चल रही थी उस दावत में से मैकडफ कहाँ चला गया, मैकडफ तो कहीं चला गया, उसकी अनुपस्थिति उसकी निजी मान हानि है कि हमने सबको बुलाया लेकिन ये मैकडफ आया क्यों नहीं। तो ये अपने आप को अपमानित महसूस करने लगता है कौन, मैकबेथ, कि मैकडफ हमारे यहाँ क्यों नहीं आया। उसने उसके मकान पर जासूस छोड़ रखे हैं। किसने, मैकबेथ ने। किसके मकान पर, मैकडफ के मकान पर। और उससे ये पता चलता है, ये उजागर होता है कि मैकडफ विश्वास पात्र नहीं है। किसको, मैकबेथ को ऐसा लगता है कि अब जो मैकडफ है वो हमारे प्रति विश्वास पात्र नहीं है। इसके बाद ये दोबारा फिर से जो जादूगरनियाँ होती हैं, 3 विचेज होती हैं, उनसे फिर से सलाह करेगा, फिर से परामर्श करेगा। अब वह और खून खराबा करने से भयभीत नहीं होगा, यानी कि मैकबेथ अब कुछ भी करने को तैयार है, कितना भी खून खराबा करने के लिए तैयार है, यदि ऐसा करने से उसकी निजी स्थिति सुरक्षित रह सके। यानी कि अगर कोई खून खराबा करने से मैकबेथ की जान बच सकती है तो वह किसी भी हद तक कितना भी खून खराबा करने के लिए तैयार है। मैकडफ की हत्या का संकेत दिया जाता है। यहाँ पर मैकबेथ सोच लेता है कि अब मैकडफ को मरना पड़ेगा। वह अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहता, जैसे कि उसने बैंकों की हत्या करने के पश्चात किया था। वह स्थिति के अनुकूल कार्य करेगा और राज्य गद्दी पर सुरक्षित रूप से आसीन रहने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस पर लेडी मैकबेथ धीमे से उत्तर देती हैं कि अब वह स्थिति के तनाव से पूर्णतया ग्रस्त हैं, यानी कि अब वो पूरी तरीके से लगभग पागल हो चुकी हैं और लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी भी हो चुकी है। अब नाटक में
मैकबेथ और उनकी पत्नी जो साथ साथ काम यानी कि हत्या करने व राजा रानी बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे कि मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा और लेडी मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड की रानी बनेंगी। ऐसी दोनों की एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी। और अब क्या है, अलग अलग ही अपने दुर्भाग्य से संघर्ष कर रहे हैं। लेडी मैकबेथ लगभग पागल हो चुकी हैं और उनके दुखांत के पतन के संकेत भी मिल रहे हैं। देखो, बुरा करोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो जादूगरनियाँ होती हैं यानी कि जो 3 विचेज होती हैं, वो पुनः मैकबेथ के भाग्य को दिशा निर्देश देने के कार्य में व्यस्त प्रतीत होती हैं। और इन तीनों रानियों की जो तीनों विचेज होती हैं 1 2 3, इनकी जो मेन रानी होती है वो कौन होती है, हेकेट्स होती है। कौन दिखाई जाती है, हेकेट। अब देखिएगा, इस समय पे अपनी देवी, तीनों विचेज की देवी कौन है, हेकेट। हेकेट की सेवा में है, जो उन्हें आदेश देती हैं कि वे कुछ भी कुछ रस्मों को पूरा करने की तैयारी कर रही हैं। कौन, तीनों विचेस, जिसका वह स्वयं निरीक्षण करेंगी। वह मैकबेथ के भाग्य को अपने हाथ में ले लेंगी। कौन कहता है ये बात, ये विचेज कहती हैं। किससे, मैकबेथ से। अब अगले सीन नंबर 6 में, एक्ट 3 है लेकिन सीन 6 है। सीन 6 में क्या दिखाया जाता है, लेनॉक्स दिखाया जाता है। ये जो लेनॉक्स होता है ये भी स्कॉटिश नोबलमैन दिखाया जाता है, यानी कि अ नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड। लेनॉक्स एक मित्र से कहता है कि बैंकों की हत्या में मैकबेथ का हाथ है। कौन, बैंकों की हत्या में किसका, मैकबेथ का हाथ बताता है। कौन, लेनॉक्स। वह ये बात व्यंग्यपूर्ण भाषा में करता है क्योंकि वह डरता है कि कहीं जासूस उसे राजद्रोह के दोष में गिरफ्तार ना कर लें। परंतु उसके शब्दों से स्पष्ट होता है कि मैकबेथ के अपराध का रहस्य खुल गया है और स्कॉटलैंड पर आक्रमण करने के लिए मैकडफ अंग्रेज राजा की सहायता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भाग गया है। अब यहाँ से समझिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे कि जो मैकडफ होता है, ये जो मैकडफ होता है, जो थेना 5 दिखाया जाता है, ये कहाँ, इंग्लैंड भाग जाता है ये भी। और किससे सहायता लेने के लिए, इंग्लैंड के राजा जेम्स होते हैं वहाँ के राजा, उनसे मदद मांगने के लिए वो इंग्लैंड भाग जाता है। और वहाँ जाकर के इसकी मुलाकात होती है राजा डंकन के पुत्र मैल्कम से। मैल्कम से वो वहाँ पर जाकर के मिलता है। मैल्कम पहले से ही वहाँ पर है और अंग्रेज सम्राट जो होते हैं वो स्कॉटलैंड को मैकबेथ की बढ़ती हुई निर्दयता और तानाशाही से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी सैन्य सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। और वो कहते हैं ठीक है, मैं अपनी सेना जो है आपको दे दूंगा। और इस प्रकार मैकबेथ के पतन निश्चित प्रतीत होता है, यानी कि अब मैल्कम, मैकडफ और उधर अंग्रेजी सेना इंग्लैंड की वो भी तैयार हो जाती है। किसके विरुद्ध में, मैकबेथ के विरुद्ध में। यानी कि मैकबेथ के जो मैकबेथ होता है उसकी निर्दयता और तानाशाही से स्कॉटलैंड को छुटकारा दिलाने के लिए। किसकी निर्दयता और तानाशाही से, मैकबेथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निर्दयी और तानाशाह बनता जा रहा था। लोग इससे बहुत परेशान हो गए स्कॉटलैंड के, तो इसलिए। अब अगला क्या होता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्ट 4 के सीन नंबर 1 में। अब क्या होता है, यहाँ से हमारा चतुर्थ अंक शुरुआत होता है और उसका दृश्य बन नंबर 1 देखिएगा। जो मैकबेथ होता है, ये मैकबेथ अंतिम बार लास्ट टाइम जो है वो 3 जादूगरनियों से मिलता है और उन तीनों जादूगरनियों की प्रमुख यानी कि रानी कौन कहलाती है, हेकेट कहलाती है। वह संदेह की स्थिति में डूब चुका है। अब मैकबेथ बहुत ज़्यादा संदेहास्पद है। अब वह अपना अंतिम दुर्भाग्य जानना चाहता है कि अब मेरा क्या होगा। और हेकेट्स अनेक भ्रमात्मक आकृतियों के माध्यम से, जिनके 2 विरोधी अर्थ होते हैं,
उसके बुरे भाग्य के विषय में संकेत करती हैं। ये स्वप्न और आकृतियां अस्पष्ट हैं। उनका वास्तविक अर्थ ये है कि अब मैकबेथ का नाश होने वाला है, परंतु वे उसे रहस्यमयी भाषा से धोखे में रखती हैं। कौन? ये विचेज, 3 विचेज। उदाहरणार्थ अगर हम एग्जाम्पल तौर पे देखें तो उससे ये कहा जाता है कि उसे तब तक कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तब तक उसे कोई हानि नहीं होगी जब तक बिरहम के जंगल, काय के बिरहम बूढ़ यानी कि बिरहम का जंगल उसके महल तक चलकर ना आ जाए। पहली चीज, बिरहम के जंगल उसके महल तक चल कर के ना आवे, और यह कोई भी स्त्री से जन्मा व्यक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। और एक बात उन्होंने कही कि कोई भी व्यक्ति, स्त्री से जन्म लिया हुआ व्यक्ति उसको नहीं मार सकता। इस भविष्यवाणी से उसे अपनी सुरक्षा का गलत विचार, गलत धारणा उसके मन में आ जाती है। अब वो सोच लेता है कि अब धरती पर मुझे मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है बिना माँ से कैसे पैदा हो जाएगा, जन्म तो लेगा ही, स्त्री से तो जन्म लेगा ही लेगा। ओके, और इस भविष्यवाणी से उसे अपनी सुरक्षा पर एकदम पक्का हो जाता है कि अब उसे कोई नहीं मार पाएगा। उसे सुरक्षा को लेकर के कोई किसी तरीके का मन में कोई दिक्कत नहीं होती है, और वे मरणशील मानव का प्रमुख शत्रु होता है। अब क्या हो जाता है, थोड़ा सा कहानी समझिएगा। जब वह फिर प्रश्न करता है किससे, उन्हीं रानियों का नाम आ गया 3 विचेस से। जब वह फिर प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है, तब उसे 8 सम्राटों का भ्रामक दृश्य दिखाया जाता है जो उसके उत्तराधिकारी होंगे। ये दृश्य उसके लिए दुखदायी है, क्योंकि वह चाहता है कि उसके अपने ही वंशज स्कॉटलैंड पर राज्य करें। लेनॉक्स मैकडफ के इंग्लैंड भाग जाने की सूचना लेनॉक्स मैकबेथ को देता है। जो लेनॉक्स होता है वो मैकबेथ को आकर के ये सूचना देता है कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग गया है। इससे जो मैकबेथ होता है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा होता है और निराशा से भर जाता है। वह तत्काल ही मैकडफ के विरुद्ध प्रतिहिंसा का निश्चय करता है और उसके समस्त परिवार को तलवार के नीचे रख देने, अर्थात उनको मार डालने का इरादा कर लेता है। अब यहाँ से जो है, जो मैकबेथ है वो मैकडफ को क्या करेगा, मैकडफ की फैमिली को क्या करेगा, मार देगा। ध्यान रखिएगा, लेनॉक्स मैकडफ के इंग्लैंड भाग जाने की सूचना जो है लेनॉक्स किसको देता है, मैकबेथ को देता है, और इससे वो बहुत ज़्यादा निराशा से भर जाता है और मैकबेथ के विरुद्ध प्रतिहिंसा का निश्चय कर लेता है और उसके परिवार को तलवार से मार डालने का भी इरादा कर लेता है। कौन? मैकबेथ। किसके परिवार को? लॉर्ड मैकडफ के। इस जघन्य कार्य के लिए वह भाड़े के हत्यारों को बुलाता है। अब बेचारा जो लॉर्ड मैकडफ होता है, जो कि थेना 5 दिखाया जाता है, उसकी जो लेडी मैकडफ होती हैं और उनके बच्चों को हत्यारों के द्वारा निर्दयतापूर्वक मार दिया जाता है। इससे पहले हम मैकडफ परिवार में की शांति, निर्दोषता और प्रसन्नता के वातावरण की एक सूक्ष्म झलक पाते हैं। जब लेडी मैकडफ अपने छोटे पुत्र से बड़ा ही हर्षोल्लासपूर्वक बात करती हैं। उसे अपने पति के देश छोड़कर भाग जाने की सूचना सुनकर बड़ी निराशा होती है। वह सोचती हैं कि उसका पति उसे धोखा देकर और उसके बच्चों को भी धोखा देकर के उसे छोड़कर के इंग्लैंड भाग गया है। इसका मतलब उसका पति उसे और उसके बच्चों को प्यार नहीं करता, जबकि सत्य यह है कि मैकडफ किसी भी अन्य वस्तु से कहीं अधिक अपने देश स्कॉटलैंड से प्यार करता है। तो भी मैकबेथ भाड़े के हत्यारों से, और उधर क्या सीन दृश्य होता है कि जो मैकबेथ होता है वो भाड़े के हत्यारों को
ओके, जो किलर्स होते हैं, सुपारी किलर होते हैं, ओके, उनको मैकडफ की पूरी फैमिली को मार डालने, और जो उसका छोटा सा अबोध प्यारा सा बच्चा होता है, ओके, उसकी भी घर में ही नृशंस हत्या करवा देता है। कौन? मैकबेथ। किसकी फैमिली को? मैकडफ की फैमिली को। ओके, ये हत्या जो होती है कायर हत्या घटित हो जाती है, यानी कि इससे पता लगता है कि मैकबेथ कितना घृणित हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या होता है? अगला जो डिस्कस होता है, अब हम चर्चा करेंगे एक्ट 4 और सीन थर्ड की। सीन थर्ड में क्या होता है, ये जो मैकडफ दिखाया जाता है वो अब कहाँ? इंग्लैंड पहुंच चुका है, और इंग्लैंड में अंग्रेजी राज दरबार में मैल्कम से जाकर के मिलता है और स्कॉटलैंड की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है, जो कि अब निरंतर हत्या का केंद्र बना दिया गया है। किसको? स्कॉटलैंड को। जहां निर्दोषों को निरंतर हत्याएं की जा रही हैं, परंतु मैल्कम दूध से जले छाछ को भी फूंक फूंक करके पीने वाले बच्चों के समान मैकडफ की वफादारी पर शुरुआत में विश्वास नहीं करता। ओके, वह उसे एक जासूस समझता है मैकडफ को। कहीं हो सकता है ये मैकबेथ का जासूस बन करके यहाँ आया हो, जिसे मैकबेथ ने ही उसे स्कॉटलैंड लाने के लिए भेजा हो, ताकि वहाँ ले जा करके उसकी हत्या करवा सके। और इस कारण वह मैकडफ से कहता है कि वह मैकबेथ से भी बुरा राजा है। वह कामुकता और लालच का प्रतीक होने का बहाना करता है। उससे मैकडफ अत्यंत निराश होता है और अपनी निराशा का ईमानदारी से वर्णन करता है। मैल्कम जो होता है वो उसकी बातों से संतुष्ट हो जाता है, और मैकडफ की इस बात को लेकर के मैकडफ जो भी बोल रहा है वो सब गंभीर बातें हैं, और जो कुछ भी उसने अपने विषय में बताया था, ओके, आरोपित किया था, वह उसे वापस लेता है। वह अपने आप को मैकडफ की निगरानी में रखता है, और उसी समय अंग्रेजी सेना आती है। ये अवसर है जबकि एक भले अंग्रेज सम्राट और स्कॉटलैंड के निर्दयी राजा की निकृष्टता की तुलना की जा सकती है। दोनों में बहुत अंतर था। अंग्रेज राजा एडवर्ड, अंग्रेज राजा कौन थे? एडवर्ड स्कॉटलैंड की प्रजा की व्याधियों को ठीक करने में जुटा हुआ दर्शाया जाता है। वास्तव में यहाँ अच्छाई की बुराई पर विजय और प्रभुता प्रकट की गई है। अंग्रेज सेना स्कॉटलैंड के निर्दयी शासक को पराजित कर देती है। मैकडफ की खुशी उसके स्त्री व बच्चों की हत्या की सूचना से प्रायः समाप्त ही हो गई। जब उसे ये पता लगता है कि हमारी लेडी मैकबेथ यानी कि हमारी लेडी मैकडफ यानी कि हमारी पत्नी और हमारे बच्चे की मैकबेथ के द्वारा हत्या करवा दी जाती है, तो उसकी जो खुशी होती है वो दुख में परिवर्तित हो जाती है, और वो कसम खाता है मैकबेथ को जान से मारने की। अब वो उसका बदला लेना हर हाल में चाहता है, परंतु मैल्कम मैकडफ को ओके के प्रति जो है प्रतिहिंसा में बदल देता है, यानी कि मैकडफ उसे सांत्वना देता है। जनता की प्रतिहिंसा का उद्देश्य मैकडफ के निजी दुख से और पक्का हो जाता है, और मैकडफ गंभीरता से प्रतिकार की प्रतिज्ञा करता है, कसम खाता है कि वह अपने हाथ से इस निर्दयी राजा मैकबेथ को मार डालने की शपथ ले लेता है, कसम खा लेता, बोले अब मैं अपनी पत्नी और बेटे की हत्यारे से बदला जरूर लूंगा। इस तरीके से एक्ट 4 समाप्त हो जाता। अब एक्ट 5 की बात करेंगे और सीन 1 की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, हम लेडी मैकबेथ को से मिलते हैं, जो अब पूर्णतया पागल हो गई हैं। वह अपनी नींद में चलती हैं, यानी कि अब ये नींद में चलने की इनको बीमारी लग चुकी है, और खून व हत्या
के दृश्यों को निरंतर दोहराती रहती हैं। इनके आंखों के सामने से, दिमाग से वो खून और हत्या का दृश्य हट ही नहीं रहा है। वह कल्पना करती हैं कि उनके हाथ खून के धब्बों से लाल हैं और लहू की दुर्गंध से भरे हैं। तभी वहाँ पे कहती हैं कि अरब की जितनी भी परफ्यूम्स हैं वो सभी परफ्यूम्स भी ला कर के अगर इन हाथों में लगा दी जाए तो इन लिटिल हैंड्स को वो महका नहीं सकती। ये डायलॉग मारती हैं कौन? लेडी मैकबेथ। वह निरंतर अपने हाथों पर लगे खून के धब्बे को धोती हैं और इस प्रकार अनेक हत्यारों को प्रकट कर देती हैं जो कि उसने और मैकबेथ ने मिलकर के की हैं। यानी कि आप पागलपन में वो जो भी कुकृत्य किए हैं, जो भी हत्याएं की हैं, वो अब सबको प्रकट कर देती हैं। इस प्रकार की हत्या को स्वयं स्वीकार करने से इस शाही जोड़ा कौन सा था? मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की घोर निंदनीय अपराध आम जनता को पता चल जाता है। न्याय का रंग और पुट देने के लिए ये आवश्यक भी था जिससे निरंतर की गई हत्याओं के लिए उन्हें समुचित दंड दिया जा सके इन दोनों को। ओके, अब एक्ट 5 का सीन नंबर 2 आएगा। दूसरा, अंग्रेजी व स्कॉटिश सेनाएं मैदान में आ जाती हैं। अब स्कॉटलैंड की कुछ तो सेना मैकबेथ से जो विरोध में होती है, मैकबेथ के साथ की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्कॉटलैंड पे इस समय राज्य कौन कर रहा है? मैकबेथ। लेकिन मैकबेथ के जो विरोध में सेनाएं होती हैं, ओके, जो मैकबेथ की तानाशाही से ऊब चुकी हैं, वो भी अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाती हैं। इसीलिए हम दो सेनाओं का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। कौन सी दो सेनाओं का जिक्र कर रहे हैं? कि अंग्रेजी व स्कॉटिश सेनाएं मैदान में आ जाते हैं। मैल्कम कौन होता है? मैल्कम जो होता है वो राजा डंकन का पुत्र। मैल्कम द्वारा आयोजित सेना, मैल्कम जो है वो एक सेना को आयोजित करता है और ब्रिनम के जंगल में संगठित होती है। यानी कि उस सब सेना को कहाँ इकट्ठा करता है? ब्रिनम वुड में। ठीक है, ब्रिनम के जंगल में उसे मैकबेथ की हताश स्थिति से अवगत कराया जाता है। उसके अपने ही साथी उसका साथ छोड़ रहे हैं। किसके? मैकबेथ के खुद के अपने जो साथी हैं वो भी अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जिक्र करेंगे एक्ट 5 है और सीन 3 है। मैकबेथ हताश होकर, कौन? मैकबेथ हताश होकर अपने दुर्भाग्य के अंत की प्रतीक्षा में। वह चिंता से बहुत ज़्यादा चिंतित है क्योंकि उसकी पत्नी अत्यधिक, कौन? लेडी मैकबेथ भी पागल हो चुकी हैं, वो भी अत्यधिक दुखी हैं। फिर भी वह जादूगरनियों की भविष्यवाणी से कुछ आशा रखता है। कौन? मैकबेथ। किसकी? 3 विचेज की जो भविष्यवाणी है उनसे थोड़ी सी आशा रखता है। तब उसे तब तक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है जब तक ब्रिनम का जंगल उसके महल की ओर न चल पड़े, और ना ही स्त्री से उत्पन्न व्यक्ति से उसे डर है। वह अपनी दयनीय स्थिति को समझता है। अकेला, मित्रहीन, क्योंकि अब बिल्कुल अकेला रह गया मैकबेथ और उसके मित्र भी उसको छोड़ करके जा चुके हैं। भयभीत, सबके द्वारा घृणित मैकबेथ अब अपनी पत्नी की जुदाई को महसूस करता है क्योंकि अब उसकी पत्नी भी उसके पास नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी का पागलपन लाइलाज है, उसका कोई अब इलाज नहीं है। अब वह स्कॉटलैंड की बीमारी यानी कि विपदा जो उसने स्वयं उत्पन्न की थी, ओके, का उपचार डॉक्टर से पूछता है, परंतु अब भी ब्रिनम के जंगल के चल कर आने की बात वह जादूगरनियों के शब्दों पर विश्वास करता है। यानी कि जो जादूगरनियाँ उसको बता देती थी 3 विचेज, वह उन्हीं चीज़ों में क्या करने लगता था? विश्वास करने लगता था। अब एक्ट 5 के सीन नंबर 4 में देखो, ब्रिनम के जंगल के विषय में की गई भविष्यवाणी
जो है वो सत्य सिद्ध हुई। हम बेनम के जंगल की हरकत करते देखते हैं। ये बेनम, उसे ऐसा लगा मैकबेथ को कि बेनम के जंगल उसके महल की ओर चल करके आ रहे हों। इसका रहस्य साधारण है। मैल्कम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने हाथों में वृक्षों की शाखाएं तोड़कर अपने शरीर के चारों ओर ढक लें, ताकि जो मैकबेथ है, मैकबेथ को संदेश वाहक यानी कि मैल्कम की सेना की वास्तविक शक्ति को पता ना लग सके और वह धोखा खा जाए। मैकबेथ का पतन अब निश्चित है। अब क्या होता है, एक्ट 5 के सीन 5 में देखो। एक्ट 5 के सीन 5 में अगर हम बात करें तो जो मैकबेथ अपने दास, ये मैकबेथ होता है, वो अपने दासों द्वारा अपनी पत्नी की मृत्यु से अवगत होता है। यानी कि जो नौकर होते हैं मैकबेथ के, वो नौकर मैकबेथ के पास सूचना लेकर के आते हैं कि आपकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई। लेकिन पूरे नाटक में कहीं पर भी ये दिखाया नहीं जाता मृत्यु होते हुए, बस खाली सूचना आती है। वह अपने जीवन से ऊब चुका है, जिससे वह एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी कहता है। कौन? मैकबेथ। अब मैकबेथ का जीवन उसे नीरस लगने लगा। वह अपने पूरे के पूरे जीवन से ऊब चुका है। वह जीवन की गर्वपूर्ण भावना का वर्णन करते हुए उसकी निरर्थकता की ओर संकेत करता है। उससे कहा जाता है कि ब्रनम का जंगल आगे की ओर बढ़ रहा है। वह एक निडर सैनिक की भांति लड़ते हुए मरना चाहता है, पर साथ ही जादूगरनियों को श्राप भी देता है कि अगर तुम हमको नहीं मिलती तो शायद इतना बड़ा भयंकर हमारी जिंदगी में तूफान नहीं आता। किसको? 3 विचेस को वह कोसता है। अब अगले सीन में सीन नंबर हमारा कौन सा आएगा? 6। मैल्कम जो होता है, मैल्कम के सैनिकों को शाखाएं फेंक देने का आदेश दिया जाता है। मैल्कम के जो सैनिक होते हैं वो ब्रनम वुड की शाखाएं अपने ऊपर लपेटे हुए थे। अब आदेश दे दिया गया है कि उन शाखाओं को अपने शरीर से अलग कर दें। ओके, उनका उद्देश्य अब पूरा हो जाता है। वे मैकबेथ के महल की ओर खुल करके आगे बढ़ते हैं। किसकी ओर? मैकबेथ के महल। और मैकबेथ के महल का नाम क्या है? इनवर्नेस कैस्टिल। अगला हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट एक्ट जो है 5 ही चल रहा है, सीन 7 हो जाएगा। युद्ध चल रहा है, दोनों पक्षों के सैनिक वीर गति प्राप्त करते हैं। मैकबेथ अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ पाता है। वह उस रीछ की भांति हताश हो जाता है मैकबेथ, जो मरने के लिए लट्ठे से बांध दिया जाता है और जंगली कुत्तों से नुचवाया या कटवाया जाता है। अपना आत्मविश्वास खोकर वह अनुभव करता है कि वे जादूगरनियां जिन पर वह विश्वास करता रहा अस्पष्ट कहने वाली चुड़ैलें हैं। वह नौजवान सिवाड़ को मार देता है और वहाँ पर यंग सिवाड़ जो होता है मैकबेथ के द्वारा मारा जाता है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, यंग सिवाड़ को कौन मारता है? मैकबेथ। और मैकबेथ को कौन मारता है? मैकडफ। ध्यान रहेगा। और विश्वास करता है कि इस तरह स्त्री से पैदा होने वाले मनुष्य की भविष्यवाणी सत्य है। स्त्री से उत्पन्न सिवाड़ मैकबेथ को नहीं हरा सका, बल्कि स्वयं मारा गया। कौन? सिवाड़। उसका एक क्षणिक भ्रम शीघ्र ही दूर हो जाता है, जबकि चुनौती देता हुआ मैकडफ उसे बताता है कि वह प्रसव के समय से पूर्व ही अपनी माता के गर्भ से पेट चीर करके निकाल लिया गया था। अर्थात मैं स्त्री से पैदा होने वाला मनुष्य नहीं हूँ, बल्कि प्रसव के समय से पहले ही उसको माता के गर्भ से पेट को चीर करके निकाल लिया गया था, जो कि मौखिक रूप से सिद्ध करता है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो स्त्री के गर्भ से प्राकृतिक रूप से नहीं जन्मा।
अब इसका अंतिम 8वां सीन इसका कौन सा होगा, एक्ट 5 ही है, सीन नंबर 8, और ये हमारे प्ले का लास्ट सीन है दोस्तों। यद्यपि मैकडफ को अप्रत्याशित सूचना से मैकडफ पर गहरा आघात होता है, तो भी वह युद्ध करने का निश्चय करता है। इससे प्रकट होता है कि आखिरकार मैकबेथ अपने भुजबल पर विश्वास करता है, ना कि जादूगरनियों की अलौकिक भविष्यवाणी पर। उसे अपनी ताकत पर भरोसा है। मैकबेथ को अब भी उसका महल बिना विरोध के समर्पित कर दिया जाता है। मैकबेथ आत्महत्या को मूर्खता और कायरता कह करके अस्वीकार कर देता है। वो कहता है मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। कौन? मैकबेथ। इस स्थिति और प्रवृत्ति में वह मैकडफ का जो मैकडफ होता है उस मैकडफ का क्या करता है, मुकाबला करता है, और वे लड़ते हैं दोनों आपस में, मैकडफ और मैकबेथ। मैकडफ निर्दयी मैकबेथ का सिर काटने में सफल हो जाता है, यानी कि मैकडफ जो होता है वो अपनी पत्नी और बेटे के हत्यारे से उसकी हत्या करके बदला ले लेता है। मैकबेथ के कटे सिर को मैकडफ अपने भाले पर विजय चिन्ह बना करके मैकलम को समर्पित कर देता है। भाले के ऊपर उसके सिर को टांग लेता है और मैलकम को विजय चिन्ह के रूप में समर्पित करता है। अंग्रेजी और स्कॉटिश सेनाएं, जो इंग्लिश और स्कॉटिश फोर्सेस थी, सेनाएं मिलती हैं और अपनी विजय पर खूब हर्षोल्लास मनाती हैं, खुशियां मनाती हैं। यद्यपि उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी। मैकबेथ द्वारा सताए गए और दंडित व्यक्तियों को मैकलम ने सांत्वना दी और उसने सबको अपनी ताजपोशी के अवसर पर उपस्थित होने का निमंत्रण दिया। और मैकडफ ने जो है वो मैकलम को स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया। वह अपने समस्त सहयोगियों की पदोन्नति और सामंतों को अर्ल की उपाधि से सम्मानित करने की और मैकबेथ तथा लेडी मैकबेथ के सहयोगियों को न्यायानुसार दंडित करने की सार्वजनिक घोषणाएं की गईं। और इस प्रकार इस दुखांत, इस ट्रेजेडी का अंत होता है, जिसका प्रमुख आधार ही ये था, अच्छाई की बुराई पर विजय। ध्यान रखना इसका प्रमुख आधार क्या था, ट्रम्प ऑफ गुड ओवर इविल, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा तेजी से रिपीट कर देते हैं इसके लास्ट में इनके कैरेक्टर को। देखो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर पूछ लिए जाते हैं तो कैरेक्टर जरूर ध्यान रखिएगा। राजा डंकन दिखाया जाता है। राजा डंकन के दो पुत्र होते हैं, डोनाल्बेन और मैकलम। मैकलम बड़ा पुत्र दिखाया जाता है, डोनाल्बेन छोटा। राजा डंकन की हत्या के बाद डोनाल्बेन और मैकलम स्कॉटलैंड को छोड़ करके भाग जाते हैं। मैकलम इंग्लैंड भाग जाता है, डोनाल्बेन आयरलैंड भाग जाता है। और ये 3 बिचेज दिखाई जाती हैं। इनमें एक तीनों बिचेज की रानी जो होती है वो हेकेट दिखाई जाती है। ये तीनों बिचेज जो हैं वो मैकबेथ के स्कॉटलैंड का राजा बनने की बारे में क्या करती हैं, प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं। डंकन कौन, स्कॉटलैंड का राजा। माल्कम कौन, डंकन का बड़ा बेटा। डोनाल्बेन कौन, डंकन का छोटा बेटा। मैकबेथ अ जनरल ऑफ इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन। किंग डंकन की आर्मी में जनरल दिखाया जाता है, ओरिजिनली थेन ऑफ ग्लेमिस। और इसके बाद में इसे थेन ऑफ काउडर भी बनाया जाता है। और इस राजा डंकन की हत्या करने के बाद मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड का किंग भी बनता है। इसके बाद लेडी मैकबेथ की बात करें तो ये मैकबेथ की पत्नी होती हैं, लेटर क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। और बाद में राजा डंकन की हत्या करने के बाद जब मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है तो लेडी मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड की रानी बन जाती है। बैंको जो होता है वो मैकबेथ का दोस्त दिखाया जाता है। ध्यान रखना बैंको और मैकबेथ दोनों साथ में युद्ध लड़ते थे। और बैंको भी जनरल होता है इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन। राजा डंकन की आर्मी में बैंको भी क्या दिखाया जाता है, जनरल। फ्लिंस जो है वो बैंको का बेटा दिखाया जाता है। मैकडफ थेन ऑफ 5 होता है और यही मैकडफ ही मैकबेथ की हत्या करता है। लेडी मैकडफ जो है वो मैकडफ की पत्नी दिखाई जाती हैं और मैकडफ का
बेटा भी होता है। रॉस, लेनॉक्स, एंग्यूज, ओके, मेंटिथ और कैथनेस ये स्कॉटिश थेंस दिखाए जाते हैं, यानी कि स्कॉटिश नोबलमैन दिखाए जाते हैं। सेबार्ड जो है वो जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस, जो इंग्लिश फोर्सेस होती है उसका जनरल कौन दिखाया जाता है? सेवार्ड। और सेवार्ड का पुत्र जो होता है वो यंग सेवार्ड दिखाया जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद सेटन मैकबेथ का आर्मोरर होता है, ओके, आर्मोरर होता है। और हेकेट जो है वो थ्री विचेज की क्वीन दिखाई जाती है, थ्री विचेज होती हैं। इसके बाद कैप्टन दी स्कॉटिश आर्मी का कैप्टन। इसके बाद थ्री मर्डरर्स दिखाए जाते हैं एम्प्लॉयड बाय मैकबेथ, ओके। थर्ड मर्डरर्स, टू मर्डरर्स अटैक लेडी मैकडफ। इनमें से दो मर्डरर जो हैं वो अटैक करते हैं लेडी मैकडफ को मारने के लिए। और पोर्टर, गेटकीपर एट द मैकबेथ होम, ये सब दिखाए जाते हैं। इसके बाद कैरेक्टर में बात करें तो डॉक्टर में लेडी मैकबेथ डॉक्टर, ओके, एंड इंग्लिश कोर्ट एट द इंग्लिश कोर्ट। इसके बाद कुछ जेंटिल वुमेन दिखाई जाती हैं जैसे लेडी मैकबेथ की केयर टेकर, कुछ लॉर्ड होते हैं जो अपोज टू मैकबेथ। तो अब आपको पता लग रहा होगा। इसके बाद फर्स्ट अपार्टीशन आर्म्ड हेड, सेकेंड अपार्टीशन ब्लडी चाइल्ड और थर्ड अपार्टीशन क्राउंड चाइल्ड। ध्यान रखिएगा इन तीनों शब्दों को, ठीक है। अटेंडेंस, मैसेंजर, सर्वेंट और सोल्जर एक कुछ माइनर कैरेक्टर होते हैं उसमें। तो दोस्तों ये थी कहानी मैकबेथ की, जो कि विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक थी, और आपको इसे ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।